बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। जैसे कि हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन को अगर मैं समराइज़ करूँ तो उसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किए चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंटली हमने उसमें अपने सिलेबस को डिस्कस किया, फिर ऑडिट के स्टेप्स को डिस्कस किया, मटेरियलिटी की सेटिंग को डिस्कस किया, फिर हमारी एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस चली जिसमें हमने ऑडिट रिस्क के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन की। अलॉन्ग विद मैंने इस वीक में परसों एक लेक्चर अपलोड करवाया था जो ऑडिट एविडेंस के बारे में था। एक जेनेरिक मतलब यानी कि कैफ लेवल की लर्निंग थी, लेकिन मैंने कहा चलें एटलीस्ट आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग उस एरिया के बारे में आ जाएगी, तो आप लोगों को उसको समझना ज़रूरी था। मैंने वो भी अपलोड करवा दिया। अब बेसिकली मैं अब एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ कि अब हमारी जो डायरेक्शन होगी वो ये है कि पहले हमने एक रिस्क असेसमेंट की थी, हमने एक ऑडिट के की रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, हमने सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में डिस्कशन की थी कि सिग्निफिकेंट रिस्क होता क्या है। अगर आपने लेक्चर सुने तो फिर ये बातें समझ आ रही होंगी, अदरवाइज समझ नहीं आ रही होंगी। नहीं सुने ना? नहीं सुने। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है, चले बताएं। जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हो और उसमें जो है हमारी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज। हाँ जी, और उसमें क्या पॉइंट्स होते थे सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट हो और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड कोई हुई हो, वो आपके सारे सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज में आते हैं। एनीवे हमने एक बेस डिस्कस की थी कि बिजनेस के रिस्क के साथ ऑडिट के रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क किस तरह से लिंक होते हैं। हमने उसमें डिस्कस किया कि हर कैप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एरिया, बल्कि हमें कुछ एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, कुछ एरियाज पे कम फोकस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट्स। अब पोजीशन ये है कि जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं उनको भी फिर आपने डिटरमिन करना होता है, यानी कि रिस्पॉन्स से मुराद क्या होता है, प्रोसीजर्स। उसके बारे में भी ISA 330 के ऊपर भी छोटी सी ब्रीफ लेक्चर्स में एक अवेलेबिलिटी थी जिसमें हमने कहा था कुछ टेस्ट ऑफ टेल होते हैं, कुछ आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ आपके एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया कि किन किन एरियाज़ में हर साल आपने कंट्रोल टेस्टिंग करनी होती है, किस किस एरिया में आपने हर साल कंट्रोल टेस्टिंग नहीं करनी होती, उसके बारे में डिस्कशन किया। हाँ जी बताएं, कौन से ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें आपको हर साल कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ती है? हाँ जी, मैंने कहा है कि देखें, आपने एक दफ़ा कंट्रोल टेस्टिंग कर ली है, दोबारा कितने साल के बाद आप करेंगे और कब आप हर साल करेंगे? जब चेंज आएगा तो ठीक है, समझ आती है। इसके अलावा भाई जो सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया के रिगार्डिंग कंट्रोल्स होते हैं उनको आपको हर साल टेस्ट करना पड़ता है। ये उस लेक्चर में भी मैंने अपलोड किया था। अब बात क्या है कि देखें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बुक के अंदर लिखे हुए भी हैं, इसका मतलब आपने बुक की रीडिंग नहीं की। अगर ISA 330 ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये बातें एज इट इज लिखी हुई हैं। अब पोजीशन क्या है कि आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं विच इज रेलिवेंट टू द ISA 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट के ऑडिट के बारे में है। अच्छा, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होते हैं ना, ये आपके बेसिकली देखें दो चीजें होती हैं, या तो कुछ काम हो चुका है उसके बारे में आपके पास एक कंक्रीट एविडेंस है और आप उसकी बेस के ऊपर एक अमाउंट को या वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक वो चीजें होती हैं जो अभी इवेंट आया ही नहीं है, जो काम अभी हुआ ही नहीं है, हमें उसके बारे में भी सर्टेन अमाउंट्स को अपने फाइनेंशियल्स के अंदर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डेटर्स के ऊपर प्रोविजनिंग का रिस्क या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या जिसका नया नाम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। क्या आज के दिन के ऊपर डेटर डिफॉल्ट कर गया? नहीं। हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मींस कि जो लॉस होने के चांसेस हैं, कब? फ्यूचर में। आज के दिन के ऊपर क्या हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है उस चीज के बारे में? नहीं है। हो सकता है हम कह रहे हो कि एक पार्टी कभी भी नहीं देगी पैसे, फ्यूचर में जाकर पैसे दे दे आपको, तो जो आपकी अजम्पशन है कि पैसे नहीं मिलेंगे, क्या वो 100% वेट हो चुका है? नहीं। अगर 100% वेट हो गया फिर तो आपकी वो एस्टिमेट रहा ही नहीं। या मैंने कहा है कि इन्वेंट्री जो है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो क्या इन्वेंट्री आपकी सेल हो चुकी है? नहीं हुई। कब होगी? फ्यूचर में होगी। उसके बारे में एस्टिमेट कब बनाना है? किसी एक डेट पे बनाना है। मैं कहता हूं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करना बुक्स के अंदर, तो डेफर्ड टैक्स एसेट में अगर बुक्स में रिकॉर्ड करता हूं तो क्या डेफर्ड टैक्स मुझे मिल गया? नहीं मिला।
जब मैं डेफर्ड टैक्स मुझे मिला नहीं है, कब रिकवर होगा? फ्यूचर में जाके होगा। किस तरह से होगा? जब फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस आएंगे, उसके अगेंस्ट जाके एडजस्ट हो जाएगा। आज मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, क्या मुझे मिल गया है? नहीं मिला। अब मुझे इस चीज बताएं, जो मैंने इस तरह के डेफर्ड टैक्स एसेट या जो मैंने काम किए हैं वो क्या है? एक एस्टिमेट की बेस पे मैंने रिकॉर्ड किए हैं। इस से डेप्रिसिएशन का मेथड होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या एज पैटर्न पे उस पैटर्न पे जाके एक्चुअली भी वो डेप्रिसिएट हो रहा होता है? एक्चुअल डेप्रिसिएशन के पैटर्न तो डिफरेंट होते हैं। हम तो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि स्ट्रेट लाइन की बेस पे आप इसको कर लें डेप्रिसिएट, आप इसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन की बेस पे कर लें, आप इसको रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर लें। वी आर जस्ट मेकिंग एन एस्टिमेट, देयर इज नो कंक्रीट एंड एक्चुअल एविडेंस टिल ऑफ नो। हमारे पास आज के दिन पे नहीं है। मैंने अगर एक आज के दिन पे एक बोर्ड लिया, मुझे पता है कि फ्यूचर में किस पैटर्न पे यूज होगा, मैं उस पैटर्न की बेसिस पे एक एस्टिमेट लगा लूंगा, तो फ्यूचर में जाके पता चलेगा एक्चुअली वैसा काम हुआ था या नहीं हुआ था। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? आज हम एस्टिमेट बना रहे हैं जो फ्यूचर में जाकर रिव्यू होंगे। आज एस्टिमेट बनाए, रिव्यू कब होंगे? फ्यूचर में। कब? जब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट उसके अगेंस्ट आएगा। ठीक है। अब पोजीशन क्या आती है कि देखें, अगर थोड़ा सा आप अपने नॉलेज को रिवाइज करें तो आइजा 315 के अंदर हम क्या करते थे? रिस्क असेसमेंट करते थे। आइजा 330 में हम क्या करते थे? 330 में हम अपनी अप्रोच बनाते थे। ये जो रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है, इसकी अप्रोच किस तरह से आप लेके चलेंगे। आइजा 500 में क्या बताता था कि उसके ऊपर आपने ऑडिट एविडेंस किस तरह से ऑब्टेन करना है। ठीक है जी। अब इन तीनों के ऊपर एक स्टैंडर्ड और आ गया। वो स्टैंडर्ड क्या था जी? इन तीनों के ऊपर एक स्टैंडर्ड आ गया जिसका नाम था आइजा 540। अब हुआ क्या? बेसिकली देखें, आपने एक रिस्क असेसमेंट के बारे में जर्नल डिस्कशन कर ली थी। वो किस लिहाज से थी? एक स्पेसिफिक किसी एक एरिया पे नहीं थी, बल्कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर बात थी। अच्छा, फिर जब आप कोई भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड ओपन करते हैं, उसके अंदर कुछ पोर्शंस हैं। अब मेन रिस्क असेसमेंट कहां पे है? 315 में। अब एस्टिमेट से रिगार्डिंग जो रिस्क असेसमेंट है वो कहां पे है? 540 के अंदर। अच्छा, अप्रोच 330 में डिस्कस की थी। अब अप्रोच को इंप्लीमेंट कैसे से करना है, कहां पता होगा? 540 के अंदर। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, 500 में लिखा है, उसकी एप्लीकेशन कहां पे होगी? 540 के अंदर। अच्छा, इसमें दो स्टैंडर्ड और भी हैं। अब जाहिर बात है, सम टाइम हमें एक एस्टिमेट को बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो जब एक्सपर्ट को जरूरत पड़ती है, एक तो आइजा 500 लगता है, तो दूसरा स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? आइजा 620 भी लगता है। अच्छा, अब हुआ क्या? इन सारों को हमने यहां पे लाके लिंक करना है। फिर इसके साथ एक और स्टैंडर्ड भी है, इवैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट वाला, वो आइजा 450 है। आइजा 450 भी लिंक होता है, 450 के साथ लिंक होता है। वहां पे उसने इवैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट की बात की है, यहां पर उसने उसको लिंक करके बता दिया कि एस्टिमेट में किस तरह से आपने इवैल्यूएट करना है। अब बात क्या है कि जब हम आइजा 540 की बात करते हैं तो हमने रिस्क असेसमेंट को भी डिस्कस करना है, हमने अप्रोच को भी डिस्कस करना है, हमने एविडेंस भी लेने हैं, हमने एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट को भी देखना है, हमने आइजा 450 जो आपके वैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट है उसको भी लिंक करना है। कब? जब हम आइजा 540 कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो एस्टिमेट इज नॉट अ सिंगल थिंग। एस्टिमेट में कई चीजें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ती है। जब भी हम किसी एस्टिमेट की बात करते हैं तो एस्टिमेट में तीन चीजें होती हैं जी। एक होती है जी आपकी अजम्पशन, एक होता है मेथड ओब्लिक मॉडल, और एक होता है डाटा। जब भी हम किसी एस्टिमेट की बात करते हैं तो उसमें ये तीन चीजें होती हैं। एक आपका मेथड या मॉडल होता है, एक उस मॉडल को लगाने के लिए assumptions होती हैं, और एक उसके लिए आपका डाटा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर इंपेयरमेंट की बात की जाए, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स की बात की जाए, इंपेयरमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट की बात की जाए, स्टैंडर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है? IAS 36 के अंदर आप जाएंगे तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप अपनी कैरिंग वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब जो रिकवरेबल अमाउंट है इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? दो मेथड है आपके पास, या वैल्यू यूज कैलकुलेट कर लें या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल को कैलकुलेट कर लें। अब जब IAS 36 की बात करते हैं तो IAS 36 के अंदर हमारे पास क्या करना है जी? कैरिंग वैल्यू को हमने करना है कैरिंग वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट को फिर हम कहते हैं जी वैल्यू इन यूज
या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखिए दीज आर द टू मॉडल और मेथड अवेलेबल विद अस। अब बात क्या है कि मैं अगर वैल्यू इन यूज पे जाना है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे जाना है, तो उसके अंदर उसने क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। उसमें क्राइटेरिया दिए हुए कि आपका वैल्यू यूज को इग्नोर कर दे, सिर्फ फेयर वैल्यू को ले लें। उसने कहा कि आप फेयर वैल्यू को इग्नोर कर दे, सिर्फ वैल्यू यूज को ले लें, या फिर आप अगर दोनों सिचुएशंस को लेना तो फिर आप कंपैरिजन करके लें, दोनों में से जो हायर होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी। अब देखें इस मॉडल और मेथड को लगाने के लिए भी हमारे पास सर्टेन अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस कहां से आई हैं? स्टैंडर्ड के अंदर लिखी गई हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं वैल्यू यूज को इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो वैल्यू यूज को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कुछ अजम्पशंस होंगी। वो अजम्पशंस क्या होंगी? फॉर एग्जांपल कि मेरे ग्रोथ का पैटर्न क्या होगा, डिस्काउंटिंग रेट में क्या यूज करूंगा, फिर उसके अंदर जो मेरे वेरिएबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स आ रहे हैं, सेंसिटिविटी आ रही है फैक्टर्स की, उनको किस तरह से डील करूंगा, या मेरे कैपेक्स को नहीं काउंट फॉर करना तो मैं उसके लिए कौन सी अजम्पशन किस तरह से डील करूंगा। तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हिच नीड सर्टेन सपोर्ट। और वो अजम्पशन कहां से आती हैं? आपको आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी बता रहे होते हैं, आपको इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस भी बता रही होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यू हैव टू evaluate the method oblique model for application of the area. You have to ensure that assumptions are reasonable and you have to ensure the data on which the estimate is prepared is accurate and reliable. अब देखें मैं एग्जांपल लेता हूं, वैल्यू यूज के अंदर मैंने मॉडल और assumption की बात कर ली, डाटा क्या होगा। अब वैल्यू यूज में क्या होगा? आपके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होंगे, एक्चुअल फाइनेंशियल्स की फिगर्स होंगी ना आपके पास। अगर आपने वैल्यू यूज निकालनी है तो व्हाट विल बी द डाटा विल बी द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनकी बेस के ऊपर आप अपने अजम्पशंस को लेंगे और फ्यूचर के रिजल्ट्स को फोरकास्ट करेंगे। तो डाटा कहां से आया? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आया। यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द कंप्लीटनेस। तो जो डाटा होती है इसके ऊपर हम क्या क्या निकालते हैं जी? आपकी इसमें आती है जी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और रिलायबिलिटी। ये तीन चीजों को आपने इंश्योर करना है। मैं बेसिकली आपको ना एक बेस बना रहा हूं, इसके बाद मैं स्टैंडर्ड शुरू करूंगा। अब स्टैंडर्ड मैंने शुरू नहीं किया, अभी मैं आपको सब अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से चीजों को लिंक करवा रहा हूं कि किस तरह से चीजें लिंक होती हैं। एग्जांपल है, जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की, जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की ECL की अंडर द IFRS 9, तो उसमें क्या चीजें होती हैं? देखें, आप जब ECL की बात की आपने, तो ECL के अंदर आपके पास जनरल अप्रोच होती है और कौन सी होती है जी? सिंप्लीफाइड। जब जनरल अप्रोच की बात करते हैं तो यहां पे तीन आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब लेवल 1 कौन से होते हैं? वो कहता है कि जिनमें आप वो फाइनेंशियल एसेट, अच्छा अब बात यह कि आपके पास अगर अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तो फिर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अदरवाइज आपके थोड़ी सी ना चीज़ें जो है ना वो इतनी इजीली स्मूथली समझ नहीं आएंगी। लेवल 1 के अंदर जनरल अप्रोच में वो कहता है कि वो एसेट्स जो आपने इनिशियली लिए और उनमें कोई क्रेडिट इंपेयरमेंट नहीं थी, उनको आप किस में कंसीडर करें? लेवल 1 के अंदर कंसीडर करें। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक बैंक हैं या आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और आपने क्रेडिट इंपेयर्ड फाइनेंशियल एसेट परचेज कर ली है, यानी कि जो अपनी इनिशियल रिकग्निशन की डेट पे ही क्या था? इंपेयर्ड था। फॉर एग्जांपल के अक्सर कहते नहीं है कि ये स्पेशल पर्पज व्हीकल को डेटर सेल कर दो, तो आपने अपने डेटर सेल कर दिए, तो वो जब इनिशियली आपने रिकॉर्ड किए वो क्या थे? क्रेडिट इंपेयर थे। तो जब क्रेडिट इंपेयर था एसेट, तो आप उसके ऊपर जो है ना अपनी लाइफ टाइम अप्रोच लगाएंगे। दो तरह के अप्रोच जनरल में, फिर आगे दो तरह के अप्रोचेज हैं, एक 12 मंथ है, एक आपकी लाइफ टाइम है। जब जनरल अप्रोच की बात करते हैं इसमें दो अप्रोचेज, 12 मंथ और लाइफ टाइम। 12 मंथ से मुराद क्या है कि नेक्स्ट 12 मंथ पीरियड में क्या चांस ऑफ डिफॉल्ट लगते हैं, आपको कितना डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं अगले 12 महीनों में सिर्फ। फॉर एग्जांपल आपने 10 साल का लोन लिया हुआ है और आप 12 मंथ की अप्रोच लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको लेवल 1 में आना पड़ेगा। लेवल 1 पे क्या कहता है कि जब इनिशियली आपने अपने फाइनेंशियल एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया तो उसमें क्रेडिट रिस्क हाई नहीं होना चाहिए या क्रेडिट इंपेयर आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं होना चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? लेवल 1 पे जा सकते हैं। लेवल 1 पे होंगे तो फिर किसको मॉडल को फॉलो करेंगे? सिर्फ 12 मंथ को फॉलो करेंगे। लेवल 2 में है कि जो आपने इनिशियली अपने फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड किए उसमें क्रेडिट रिस्क कम था, लेकिन जब रिपोर्टिंग डेट आई उस वक्त उसका क्रेडिट क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल शुरू में एक क्रेडिट कार्ड दिए, आप क्रेडिट कार्ड जिनको दिए वो सारे के सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे। अब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे उनको जो क्रेडिट कार्ड दिए उस वक्त उनकी जॉब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था, तो आपने उसका क्रेडिट क्या किया? लो कर दिया।
जब लो किया तो इनिशियली वो किस में आ गया, लेवल 1 में आ गया। लेकिन जब ईयर एंड पहुंचा तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाल दी। वो पॉलिसी क्या थी, फॉर एग्जांपल कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 50 ईयर प्लस हैं और उन्होंने अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशन फुलफिल नहीं की तो उनको जबरी रिटायर कर दिया जाएगा, उनको गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाएगा। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं बैंक हूं और मैंने एक लोन पोर्टफोलियो दिया हुआ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को क्रेडिट कार्ड के फॉर्म के अंदर। अब उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है, थ्रेटन्ड हो गई है। जब एम्प्लॉयमेंट थ्रेटन्ड हुई है तो क्रेडिट क्या कर गया है, बढ़ गया। तो जब क्रेडिट सिग्निफिकेंटली बढ़ गया इनिशियल रिकग्निशन से तो किस में फॉल करता है, लेवल 2 में। जो जब लेवल 2 में जाता है तो कहता है कि जब किसी फाइनेंशियल एसेट का क्रेडिट रिस्क बढ़ जाए तो उसको उसकी पूरी लाइफ पे आप देखें कि उसके डिफॉल्ट के चांस क्या हैं, यानी उसके लोन के पूरे जो आपने पोर्टफोलियो है या जो आपका फाइनेंशियल एसेट है उसकी लाइफ टाइम मॉडल आप चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे किस मॉडल पे चले जाएंगे, लाइफ टाइम मॉडल पे चले जाएंगे। बेटा मैं सब अकाउंटिंग बता रहा हूं, मैं अभी ऑडिट के पर्सपेक्टिव से नहीं आया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके वो एसेट्स होते हैं जो आपने इनिशियली परचेज किए और उस वक्त ही क्या थे, क्रेडिट इंपेयर थे। तो वो कहां पे आते हैं, लेवल 3 में आते हैं। तो उस पर कौन सा लगेगा मॉडल, आपका लाइफ टाइम का मॉडल लगेगा। अब देखें, दीज आर द मेथड्स और मॉडल्स विच इज अ जनरल अप्रोच एंड सिंप्लीफाइड अप्रोच। तो ट्रेड डेटर्स किस में फॉल करते हैं आपके सिंप्लीफाइड अप्रोच में, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मली 1 साल से कम होती है, इसमें सिग्निफिकेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो वी आर गोइंग फॉर द सिंप्लीफाइड अप्रोच इन केस ऑफ ट्रेड डेटर्स। अब देखें, दीज आर द मॉडल्स और मेथड्स अवेलेबल अंडर IFRS 9। Being management, we have to select these methods. Either we have to go for the general approach or through the simplified approach. And if we are going through the general approach, either we will be follow the 12-month model or lifetime model. These are the method or model available. अब देखें, अब मैनेजमेंट, बीइंग मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट की क्या चेक करनी है, मॉडल और मेथड को देखना है कि वो ठीक है या नहीं है। अब आपको अगर ज़हन में ये चीजें नहीं होंगी, IFRS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आपको इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने अगर 12-month मॉडल लगाना था, मैनेजमेंट ने उसे सिंप्लीफाइड अप्रोच के थ्रू कर दी है, तो क्या वो ठीक काम किया है, नहीं किया। तो जो मेथड है या मॉडल है वही ठीक नहीं है, तो हमारी तो वहां पे बात नहीं बनेगी। वहां पे ये बात समझाइए आपको। इसी तरह फिर एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक अजम्पशन का एलिमेंट भी आएगा। अजम्पशन का एलिमेंट क्या आएगा, जब हम ECL की बात करते हैं तो ECL इज इक्वल टू, आई थिंक सो, ECL का जो रेट होता है मुझे थोड़ा सा भूला भी है। एक होता है लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, और एक होता है आपका LGD प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और एक्सपोजर EAD, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। ये जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बनता है, आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की रेट बनता है। इसमें एक और आपने फैक्टर ऐड करना है, प्लस इसमें आपने करना है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं फ्यूचर की फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन विच विल बी इंपैक्टिंग आवर करंट रेट। अब ये देखें, लॉस गिवन डिफॉल्ट, जो आपको पता है एक्चुअल मैंने लोन पोर्टफोलियो दिया उसमें कितना मुझे एक्चुअल डिफॉल्ट हुआ, दैट इज लॉस गिवन डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मुझे प्रोबेबिलिटी क्या है फ्यूचर में डिफॉल्ट होने की। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट मीन टोटल अमाउंट विच इज एक्सपोज टू दैट रिस्क, कि उसके अंदर एक चांस है आपकी प्रीवियनिंग का। और मैंने इन सब में क्या ऐड कर दिया, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का इंपैक्ट ऐड कर दिया, यानी फ्यूचर फॉरकास्टेड इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट मैंने अपने इन बाकी इंफॉर्मेशन में ऐड किया, तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई विच इज द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब देखें, बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये जो assumptions मैनेजमेंट यूज कर रही होगी, वी हैव टू चेक दोस assumption एज वेल। हमें देखना होगा कि ये assumption ठीक तरीके से अप्लाई हुई या नहीं हुई। अब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इज नॉट अ सिंपल टास्क, इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, जैसे वैसे चेक मॉडल है। अब उसमें क्या करते हैं कि आप फ्यूचर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, अब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी GDP ग्रोथ है, फिर आपकी इन्फ्लेशन है, फिर आपका ट्रेड डेफिसिट है, फिर आपकी करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। These all are the economic variables. अब ये वेरिएबल मेरे रेट को किस तरह से बढ़ाएंगे या कम करेंगे, we have to check this। आप क्या करते हैं, आप करंट आज के दिन पे जो एक्चुअल आपके पास इंफॉर्मेशन इन चीजों के बारे में वो ले लेते हैं, आप इनके फ्यूचर वेरिएशंस लेते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, लाइक IMF की वेबसाइट से ले लेते हैं, आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, आज के दिन पे अगर ये 10% इन्फ्लेशन रेट है तो फ्यूचर में क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, आप वो लेते हैं। फिर आप उसके आगे उसकी रेशो निकालते हैं, फिर आप उसको डिवाइड करते हैं कि हर एक का वेट प्रोपोर्शन कितना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इक्वल प्रोपोर्शन होगा, तो मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो हर का प्रोपोर्शन क्या होगा, 20। हर एक का वेट कितना होगा, 20%। फिर उससे क्या होगा, मेरे पास एक फिगर निकलेगी, मैं देखूंगा भाईजान इंक्रीज हो रही है प्रीमियम या डिक्रीज हो रही है। तो ये रेट निकलेगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरी 1 है, 1.1 निकला तो मींस क्या है, 10%
आपकी जो हिस्टोरिकल रेट है उसमें 10% का इंक्रीज होगा। अगर ये 0.9 निकल आते तो मतलब क्या है, 10% का डिक्रीज होगा। किस में? जो आपने प्रीमियम बनाई है वो ज्यादा बना दी है, फ्यूचर में मामला ठीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्रीमियम कम हो जाएगी। अब देखें, अब ये जो एरिया है इसके साथ एक और नया स्टैंडर्ड आके लिंक हो गया जिसका नाम था आइजा 240। अब जरा इसके ऊपर अब मुझे चीज बताएं, अगर बीइंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आई हैव टू शो द प्रॉफिट्स, व्हाट इज द बेस्ट वे टू शो दैट? मेरे पास एस्टिमेट के अंदर जाके अजम्पशन को वेरी करके अपने प्रॉफिट को चेंज कर सकता हूं। और हमने ये चीज डिस्कस की थी जब आइजा 240 की डिस्कशन करते हैं, एंड वी डिस्कस कि उसमें आपको मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल के चांसेस होते हैं। तो मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल की जब बात की जाती है तो उसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट की ऊपर अजम्पशंस की बात भी की जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एलजीडी या पीडी या इन दोनों को फिगर्स को चेंज कर दूं या एमईवीज के फैक्टर्स को ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट ना करूं तो व्हाट विल बी हैपन, मेरी जो प्रोविजन है डेटर्स की वो कम हो जाएगी। जब प्रोविजन फॉर डेटर कम होगी तो मेरे लॉसेस भी कम हो जाएंगे, मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये सारे रिस्क किससे लिंक्ड हैं, आपके एस्टिमेट के साथ लेंगे। सो वी हैव टू चेक द अजम्पशंस ठीक हैं या नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहता है जी, आपका डाटा की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को टेस्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप डेटर्स की ऊपर स्केल लगा रहे हैं, तो डेटर के ऊपर स्केल लगाने के लिए आपके पास डाटा क्या होगा, आपके पास दो तरह के डाटाज होंगे, एक इंटरनल सिस्टम से जनरेटेड इंफॉर्मेशन होगी और एक एक्सटर्नल सोर्स डाटा होगा। एक्सटर्नल सोर्स डाटा क्या होगा, एमईवीज का डाटा, ये एक्सटर्नल किसी थर्ड पार्टी से लिया ना आपने। इंटरनल क्या होगा, आपकी जो एजिंग की रिपोर्ट है वो। अब आपने फॉर एग्जांपल के टेस्ट करना है कि डाटा ठीक है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप एजिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर सिस्टम के अगर कंट्रोल लगे हुए हैं, सिस्टम के कंट्रोल क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका सिस्टम ऑटोमेटिक एजिंग निकाल के देता है तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट चेक द GITCs एंड IT एप्लीकेशन कंट्रोल और डेट एप्लीकेशन टू इंश्योर कि जो एजिंग निकली है वो ठीक है या नहीं है। ये बात समझ आई आपको? सही है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम नहीं लगा हुआ, वी आर डूइंग द मैनुअली कैलकुलेशंस, व्हाट वी विल डू, वी विल चेक द मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ द एजिंग। हम क्या करेंगे, एज बकेट्स देखेंगे, एज बकेट्स में कौन कौन सी इनवाइसेस आ रही हैं, किस टाइम पीरियड से आउटस्टैंडिंग है, उसका एज बकेट ठीक तरीके से सिलेक्ट किया गया या नहीं किया गया, अगर एक्सेल पे लगाया तो एक्सेल का फार्मूला ठीक लेके बने या नहीं बने, जो इंडिविजुअल इनवाइसेस आ रही हैं क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती। वी विल सिलेक्ट द सैंपल ऑफ इनवाइसेस and we will check the aging of those invoices against the corresponding age buckets। और वहां से हम इंश्योर करेंगे कि जो डाटा मैनेजमेंट ने दिया है वो रिलायबल भी है या नहीं है, कंप्लीट है भी या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। इस एग्जांपल देता हूं कि जब हम बात करते हैं अपने फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन करवाने के लिए तो उसके लिए एक डाटा दिया जाता है which is called the IPE, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी। ये जो मंडे को लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें इसकी डिस्कशन है। अब IPE की जब बात करते हैं तो उसके ऊपर हम क्या कहते हैं, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, तीन चीजें बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो टोटल ऑफ द फिक्स एसेट रजिस्टर इन एक्सेल फाइल है, वी विल चेक इट विद द सिस्टम इंफॉर्मेशन। फिर जो टोटल नंबर ऑफ एसेट्स मेरे पास एक्सेल की फाइल में आ रहे हैं या उस डाटा में आ रहे हैं जो मैंने अपने एक्सपर्ट को भेजे हैं, वी विल कंपेयर दोज टोटल रिकॉर्ड विद द सिस्टम रिकॉर्ड। और फिर मैंने एक और बात की थी कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, वी विल सिलेक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25 to 40 ट्रांजैक्शन और उसके ऊपर भी हम IP टेस्ट करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल एसेट की कॉस्ट है वो उसके करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट से मैच करती है या नहीं करती, उसकी नेट बुक वैल्यू प्रॉपर्ली कैलकुलेट होकर आई है या नहीं आई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ठीक कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ। दीज ऑल फैक्टर विल बी कंसीडर्ड व्हेन वी विल सिलेक्टिंग द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इन द फिक्स एसेट रजिस्टर। अब हमने उस पर क्या किया, हमने उस पर IPE की टेस्ट किया और डाटा के ऊपर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और रिलायबिलिटी के टेस्ट हमने इंश्योर कर लिया। इस तरह से जहां पे भी एस्टिमेट की बात आएगी तो वहां पे किसकी बात आ जाएगी, वहां पे आपके एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और रिलायबिलिटी की बात आएगी डाटा के लिए, मेथड और मॉडल की सिलेक्शन के अंदर और अजम्पशन की अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर ये बातें कंप्लीट होंगी। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले आपको बताना जरूरी थी। अब देखें कहां कहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं। अगर आप IFRS 2 की बात करें तो वहां पे ऑप्शन की प्राइसिंग की बात करते हैं, शेयर प्राइसिंग में। तो ऑप्शन की प्राइसिंग के लिए ब्लैक स्कूल मॉडल एक है। फॉर एग्जांपल ब्लैक स्कूल मॉडल किस तरह से लगाना है, उसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने होते हैं, उसमें आपने D1 D2 की फिगर्स निकालनी होती हैं, उसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट प्राइसेस निकालनी होती हैं। देन वी हैव टू क्लब द इंफॉर्मेशन, एक्साइज प्राइस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास मार्केट की प्राइसेस होनी चाहिए, आप उनको क्लब करते हैं और आप वहाँ से एक मॉडल डेवलप करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आपकी वैल्यूएशन होती है ऑप्शंस की। तो वहाँ पे
एस्टिमेट। अब जब IFRS 9 में आते हैं तो वहाँ पे आपकी कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसकी फेयर वैल्यूएशन के लिए आपको एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल लेवल 3 के ऊपर जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं लाइक जिनकी कोटेड मार्केट अवेलेबल नहीं होती, आप उनकी वैल्यूएशन करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं BFD के अंदर, विच इज़ बेसिकली एस्टिमेट। आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ एस्टिमेट। आप बाकी जो सिलेक्शन मेजरमेंट होती है, आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज निकालनी होती है, उसके ऊपर एस्टिमेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब हम IFRS 15 की बात करते हैं वहाँ पे जो वेरिएबल कंसिडरेशन का कंपोनेंट है उसको निकालने के लिए एस्टिमेट, पॉइंट्स जब बोनस जो रिडीम होने हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए एस्टिमेट लगता है, ठीक है जी। फिर आपकी जो प्रोग्रेस कंप्लीट होगी है या कंप्लीट होना है या फ्यूचर में आपने काम करना है तो प्रोग्रेस इनपुट मेथड आउटपुट मेथड वहाँ पे आपको सर्टेन एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली हर स्टैंडर्ड में एक एस्टिमेट है। IAS 2 में बात करें NRV का एस्टिमेट, IAS 12 में बात करेंगे डेफर्ड टैक्स इटसेल्फ एस्टिमेट, फिर उसमें फर्दर जाएंगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकग्निशन का एस्टिमेट। डेफर्ड टैक्स एसेट के साथ तक रिकॉर्ड हो सकता है, लिमिट है ना, वो लिमिट क्या है, अप टू द फ्यूचर, जितने आपको फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस नजर आते हैं उस हद तक आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करते हैं। एंड वी हैव टू चेक सर्टेन एडिशनल फैक्टर एज वेल कि आपके पास क्या इक्विटी नेगेटिव तो नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन कंपनी की क्या है, वो टेम्परेरी डिफरेंसेस जिसके ऊपर हमने अपना डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया वो कहीं वो टाइम बार्ड तो नहीं है। फॉर एग्जांपल से जो आपके बिजनेस के लॉस होते हैं उसकी स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, जैसे मिनिमम टैक्स क्रेडिट होता है उसकी स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, टाइम कंस्ट्रेंट्स उसमें आ जाती हैं, फिर उसकी एक टाइम कंस्ट्रेंट की बेसिस पे आपको देखना पड़ता है। हाँ तो बस अब 6 अब देखेंगे कि आप 6 ईयर्स में क्या एक्चुअली रिकवर हो भी जाएगा या नहीं होगा, वी हैव टू चेक दिस। उसके लिए क्या करेंगे, फिर अगेन हम जब आएंगे तो हम उसकी जो है फ्यूचर फोरकास्टेड कैश फ्लोज लेंगे, फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स की वर्किंग लेंगे और हम उसके अगेंस्ट चेक करेंगे कि ये बिजनेस लॉसेस किस तरह से एडजस्ट होंगे, क्या एडजस्ट होंगे भी या नहीं होंगे, क्या वो टैक्स क्रेडिट जो हमने अपने पास क्लेम किए वो होंगे भी या नहीं होंगे। देन वी विल डिसाइड कि यहाँ पे आपको अपना डेफर्ड टैक्स एसेट को बुक करना है या नहीं करना। फिर जो उसमें फ्यूचर के रेट्स हैं वो फ्यूचर में इनेक्टेड रेट की बेस पे होता है, आज के रेट पे नहीं होता, तो फ्यूचर के इनेक्टेड रेट की बेस के ऊपर आपको वर्किंग करनी पड़ती है। तो फ्यूचर में क्या रेट होगा वी नेवर नो, दिस इज एस्टिमेट। फिर आप IAS 16 में जाते हैं, वहां पे डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट है, फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन का एस्टिमेट है, ठीक है। फिर कई दफा कॉस्ट को कैपिटलाइज करने में भी आपको सर्टेन एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है, लाइक डेप्रिसिएशन आपने कैपिटलाइज करनी है या नहीं करनी है, आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। फिर आप आगे चलते हैं IAS 36, उसमें इंपेयरमेंट का एस्टिमेट है। सर नींद आ रही है आपको, देख लें IAS 36 है, उसमें आपको इंपेयरमेंट का एस्टिमेट आता है, फिर गुडविल की एस्टिमेट्स आते हैं, फिर उसके बाद आप आगे चलते जाएं 38 में फिर वही अमोर्टाइजेशन का एस्टिमेट, फिर आप IAS 40 में जाएं तो वहां पे फेयर वैल्यू का एस्टिमेट, 41 में बायोलॉजिकल एसेट का एस्टिमेट। तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक एस्टिमेट इन्वॉल्व है। और अगर आप अपने पास पेपर्स को देखेंगे या आप अपने रिस्क के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इट आर ओवर बाय द एस्टिमेट्स, यहाँ पे एस्टिमेट की बात होगी। तो जब मेरे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी एस्टिमेट्स हैं क्या, एस्टिमेट बनते किस तरह से हैं, एस्टिमेट को एवेलुएट किस तरह से किया जाता है, तो आई कैन डू बेटर इन द पेपर। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने शुरू में बात की थी कि देखें एक एस्टिमेट बनता है तो उसके बाद फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को एस्टिमेट के साथ कंपेयर करके हम चेक करते हैं कि वो एस्टिमेट रीजनेबल था या नहीं था। दिस इज कॉल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू, दिस इज कॉल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। अब ये टर्म है, हम रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ द एस्टिमेट करेंगे, यानी कि जो एक्चुअल जो एस्टिमेट बनाया था उसको उसके एक्चुअल रिजल्ट के साथ जाकर कंपेयर करेंगे और वहां से वेरिएशंस को देखेंगे कि वेरिएशन ज्यादा है या कम है। दिस इज एन एस्टिमेट। फिर अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आज के दिन पे आपने एक एस्टिमेट बनाया है और अभी आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, तो ऑडिट रिपोर्ट देने तक जितना आपके एस्टिमेट के एक्चुअल रिजल्ट है उसको कंपेयर कर लें। एक पास्ट के ऊपर जाकर कंपैरिजन करना है, एक आज के दिन पे कंपैरिजन करना है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक कंपैरिजन करना है, तो दो हैं। प्रोस्पेक्टिव रिव्यू है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या है, ईयर एंड कंप्लीट हो गया है, अभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक देखें कि जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट बनाया था। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहती है जी हमारे पास इतना कैश फ्लोज आ जाएंगे, हमारे पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा जिससे कैश फ्लोज आ जाएंगे, तो यू विल चेक कि 3 महीने गुजर चुके हैं, क्या मैनेजमेंट के पास वो नया कॉन्ट्रैक्ट आया या नहीं आया जिसकी बेस के ऊपर वैल्यू यूज की वर्किंग की गई थी, या जिसकी बेस के ऊपर गोइंग कंसर्न के असेसमेंट को वैल्यूएट किया गया था, या जिसकी बेस के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट को बुक किया गया था। उसमें मैनेजमेंट अजम्पशन ली हुई थी कि हम अपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट खोलने जा रहे हैं और ओपन हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो आप देखिए नेक्स्ट 2 मंथ में क्या ओपन हुआ या नहीं हुआ। प्रोस्पेक्टिव रिव्यू है, एक रेट्रोस्पेक्टिव है, ये पिछले साल क्या मैनेजमेंट एस्टिमेट बनाया था और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है, अब जो एस्टिमेट बनाया और फ्यूचर में क्या रिजल्ट आए, दोनों का क्या करें, कंपैरिजन करेंगे, यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर डाटा के ऊपर काम, आप देखें अगर जरा सोचें,
अगर आप सम अप करें तो आपके ज़हन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? अगर पेपर में कोई सवाल आ जाए एस्टिमेट्स के बारे में, अभी मैंने एस्टिमेट को स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाया आपको, अभी मैंने सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, तो आपके ज़हन में पहला सवाल क्या आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेथड सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके अजम्पशंस लगी हैं या नहीं लगी, अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है, वो डाटा जिसकी बेस पे एस्टिमेट बन रहा है वो रीजनेबल, रिलायबल, कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है, फिर जो मैनेजमेंट ने मॉडल सेलेक्ट किया है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS है या नहीं है, वो जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती थी अपने एस्टिमेट को बनाने के लिए वो कंट्रोल प्रॉपर्ली ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के थ्रू काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो मैनेजमेंट ने पिछले साल इस स्पेसिफिक एस्टिमेट बनाया था उसके एक्चुअल रिजल्ट के साथ उसका रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू क्या कहता है, जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट इस साल बनाया है प्रोस्पेक्टिव रिव्यू करके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक देखें वो रिजल्ट कैसे आए हैं, ठीक आए या नहीं आए। समझ आती है ना बात की? अभी मेरे ज़हन में एक और पॉइंट भी आ रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ज़हन से निकल गया मेरे, लेकिन मैंने जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो वो भी आ जाएगा। तो देखें आपने 8-10 प्रोसीजर वैसे लिख दी हैं, तो 8-10 प्रोसीजर लिखना तो कोई मुश्किल ही नहीं है एस्टिमेट के बारे में। आपके पास एक बेस है, आप उस बेस को सामने लेके आए, आप उसके बेस पे काम करें आप। हाँ, फिर एक होता है आप पॉइंट एस्टिमेट, यानी कि मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट बनाया उसको आप अपने एस्टिमेट लगा के कैलकुलेट करके चेक करें, यानी कि आप अपने देखें, आप समझ फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने एक एस्टिमेट बना दिया है, बना दिया ठीक है, आप अपना एक मॉडल डेवलप कर लें, अपने मॉडल के मुताबिक करके चेक करें कि जो आपकी वर्किंग और मैनेजमेंट की वर्किंग उसमें कितना फर्क आता है, आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर किसी एक्सपर्ट के थ्रू एस्टिमेट बनाया गया तो वहां पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी, ऑडिटर की एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी। बताएं 15 प्रोसीजर हो गए या नहीं होंगे? 10 से तो ऊपर चले गए, तो क्या ये पेपर में बैठ के हम लिख नहीं सकते? करना क्या है, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ जाके चीजों को लिंक करना है। ये बात समझ आइए आपको? क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ बात? अब मैं वैसे ना मतलब एक काम वैसे आप कहता हूँ, आप एक काम करें, स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले 2 सवाल कर लें, ये पहले स्टैंडर्ड पढ़ लें, 2 सवाल कर लें। मैं तो क्यों, उसका एडवांटेज है स्टैंडर्ड के अंदर तो मैंने बस वो पैरामीटर बनाने हैं, ये रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर हैं, ये आपकी प्लानिंग है 330 के प्रोसीजर हैं, ये आपकी मॉडल को असेस करने के प्रोसीजर हैं, ये अजम्पशन को असेस करने के प्रोसीजर हैं, ये मेथड को असेस करने के प्रोसीजर हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू होता है, ये प्रोस्पेक्टिव रिव्यू है, ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, स्टैंडर्ड कंप्लीट। एप्लीकेशन क्या है? यही बात है। अब आपने पेपर में अगर सवाल आ जाता है एस्टिमेट्स रिगार्डिंग, तो आपके ज़हन में सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है इस चीज के बारे में। इफ्रिक 1 है, इफ्रिक 1 में क्या है कि आपकी जो बेसिकली डिसमेंटलिंग कॉस्ट है उसकी प्रोविजन नहीं है। अब अगर पेपर में वो कुछ प्रोविजन की अमाउंट को बहुत नीचे कर दे कि जी कि हमने एस्टिमेट चेंज कर दिया है अपना, या फिर उसमें एक और काम कर सकता है कि प्रोविजनिंग जो फर्दर क्रिएट की है वो ठीक तरीके से क्रिएट ना हुई हो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप देखेंगे कि जो मेथड या मॉडल मैनेजमेंट इस दफा अप्लाई कर रही है, प्रीवियस ईयर भी सेम अप्लाई किया था या नहीं किया था, और अगर चेंज किया है तो क्या उसकी वैलिड रीजंस हैं या नहीं है, और अगर एस्टिमेट कम हो रहा है तो क्या बिजनेस के नॉलेज के साथ या बिजनेस के रिस्क के साथ कोरिलेट करता है या नहीं करता। प्रोविजनिंग की अमाउंट की कैलकुलेशन मैथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे जो उस मूवमेंट शेड्यूल उसने बना के दिया है, वो डाटा, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी अगर कुछ अजम्पशन उसमें यूज होती हैं तो अजम्पशन के ऊपर मैं बैक एंड सपोर्टिंग एविडेंस लूंगा। यू शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल उसमें डिस्काउंट रेट की बात करता है तो डिस्काउंट रेट ठीक तरीके से कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ, वैक की कैलकुलेशन ठीक हुई या नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ डेट ठीक से कैलकुलेट हुई या नहीं हुई। तो दीज ऑल आर द अजम्पशन व्हिच नीड टू बी इवैल्यूएटेड। अब 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड पढ़ें या क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन करने हैं तो आपकी जो विंटर 2020 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा ख्याल है, विंटर 20 की अटेम्प्ट है मेरा ख्याल है। जरा विंटर 2020 जिसमें ज्वाइंट ऑडिट वाला सवाल आया होता है, मतलब वही है, विंटर 2020 है, निकालते हैं जरा जी। विंटर 2020 निकालें, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 होगा आई थिंक सो। विंटर 20 की अटेम्प्ट हुई थी वैसे? हाँ वही है मेरा ख्याल है, यही है जी। हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, वो जरा भेजें, ग्रुप में भेज दें जी, व्हाट्सएप कर दें। क्वेश्चन की रीडिंग कर लें, बेशक आप पढ़े नहीं, मतलब करें नहीं, क्वेश्चन की रीडिंग कर लें, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, फिर आपने आंसर उसमें सर्च करना है बुक में से। ले जी ये क्वेश्चन आ भी गया है हमारे पास, तो वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग।
आपने करना क्या है, इसको रीडिंग करने के बाद आपने हम स्टैंडर्ड की रीडिंग करेंगे। स्टैंडर्ड में जो हम बातें की हैं वो कहाँ पे क्या क्या बात लिखी गई है। विंटर 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 है। वी आर जस्ट गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन। हम अटेम्प्ट तब करेंगे जब हम बेसिकली इस स्टैंडर्ड को ISO 540 को पढ़ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट जी। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था जी ये 2020 के अटेम्प्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। एंड द रिक्वायरमेंट इज ब्रीफ द ऑडिट टीम regarding the significance of the above matter and the audit procedure to be performed in this respect. So there are the two basic issues. One is the significance of the matter and second is the procedure required. Normally बच्चे क्या करते हैं, significance जैसा कि बात को इग्नोर कर देते हैं, just write on the procedure, से procedure लिख के आ जाते हैं। अब significance से मुराद क्या है कि वो क्यों हमारे लिए important है। ऑडिट रिस्क नहीं, ऑडिट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑडिट के पर्सपेक्टिव से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने उसको रिलेट करना है, यानी क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि उसमें आपको पता है कि वहां पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने के चांसेस हैं। फिर इसके अंदर जो अजम्पशन यूज होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर जो मेथड सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, फिर जो इसकी डाटा यूज हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द सिग्निफिकेंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ठीक तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, यू कैन नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन द जनरल अप्रोच एंड सिंप्लीफाइड अप्रोच। आपको नहीं पता कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किस तरह से आपने इवैल्यूएट करना है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंट मैटर, इसलिए हमें इसको डील करना है। आप ये देखें, ये सिग्निफिकेंस है, फिर इसका प्रोसीजर क्या होंगे। देयर आर द 2 पार्ट्स। स्टार्ट करते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ केकड़ा पाकिस्तान लिमिटेड KPL। KPL हैज वेरियस प्रोडक्शन फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। हमारी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की फैसिलिटीज हैं अक्रॉस द कंट्री में। योर ऑडिट टीम हैज ब्रॉट द फॉलोइंग मैटर्स टू योर नोटिस व्हिच रिक्वायर योर गाइडेंस। उन्होंने कहा जी कुछ आपको मैटर बताए हैं जिनके ऊपर आपकी गाइडेंस रिक्वायर्ड है। KPL इज नंबर 1, KPL इज रिक्वायर्ड टू डिकमीशन इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड रिस्टोर द साइट एट द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ। जब उसकी इकोनॉमिक लाइफ कंप्लीट होगी तो आपने उनको रिस्टोर करना साइट को, जहाँ पे आपने प्लांट लगाया, डिकमीशन करना है। जब ये लाइन पड़ी होगी तो आपके जिन में फ्रिक 1 आ गई होगी, डिकमीशनिंग कॉस्ट। Notes to the financial statement for the year ending 30th September 2020 contain following disclosure related to decommissioning provision। उसने जो आपके पिछले साल के जो नोट्स हैं उसमें कुछ एक आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। वो क्या है जी, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 7126 का है। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है 371 मिलियन की। नई प्रोविजन कितनी बनी है जी, 371 मिलियन की बनी है। रिवर्सल ड्यू टू द चेंज इन एस्टिमेट 1471। इतनी बड़ी आपने एस्टिमेट में चेंज किया है, तो व्हाट इज चेंज्ड? क्या कोई अजम्पशन गलत आपने सेलेक्ट कर ली थी, या डाटा कोई नया आ गया है आपके पास, या एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट हो गए हैं? सो व्हाट कॉज द चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट विद द बिगर अमाउंट व्हिच इज 1471 एंड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इज 720 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 6746। अब देखिए, डिकमीशनिंग कॉस्ट है, इसको क्रिएट करने का एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। यहां पे एक एक्सपर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। आपको तो नहीं पता कितना खर्चा आएगा। हु विल टेल? मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड द ऑडिटर एक्सपर्ट। अब यहां पे जो डिस्काउंट रेट यूज किया गया फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ द क्लोजिंग बैलेंसेस, क्या वो डिस्काउंट रेट रीजनेबल था या नहीं था? फिर जो आपने रिवर्सल की है अकाउंटिंग एस्टिमेट की, या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट किया है, वो किस वजह से आया है? वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, वी नीड टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट। क्या कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई है? क्या कोई जो आपने असम्पशंस ली थी उसमें चेंज आ गया? व्हाट हैज चेंज्ड? वी नीड टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द क्लेम, टोटल जो उसकी मूवमेंट बनी उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। फिर वही मॉडल, मेथड, असम्पशन, डाटा और कंट्रोल्स और मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उनकी बातें। So we can write many procedures, but for doing this we will be discussing the standard। मैं स्टैंडर्ड में जाके मार्क करवाऊंगा आपको, एक एक बात मार्क करवाऊंगा वहां पे। पहले स्टैंडर्ड का फ्लो बताऊंगा, स्टैंडर्ड में क्या बातें हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसी लिखी गई हैं, फिर मैं आपको कहूंगा बुक ओपन करें, इसमें मार्क करें चीजों को। आगे चलें। पार्ट 2 में कहता है जी, एज रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड द मैनेजमेंट एडजस्टेड इट्स मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्राइस असम्पशन एंड डिस्काउंट रेट्स। मार्केट की डिमांड चेंज हुई है, इससे आपने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्राइस असम्पशन जो है वो चेंज कर दिए हैं, व्हिच हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एसेट वैल्यूएशन, जिसकी वजह से एसेट की वैल्यूएशन पे बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है। एट 30 September 2020 KPL recognized an impairment of ₹2,184 million against the carrying value of cash generating unit। अब there are two aspects, one is the IFRIC 1 and the second is IAS 36।
तो आपने दोनों को सेपरेटली डील करना है। अगेन कॉमन करके नहीं लिखना, दोनों को सेपरेट लिखना है, क्योंकि उसने दो सेपरेट पार्ट बना के दिए हैं। आप दो सेपरेट क्वेश्चन लिखेंगे, बेशक रिपीट होते रहे प्रोसीजर, 15 नंबर भी तो है ना। बच्चों ने गलतियां क्या की थी यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन पार्ट 1 2 को एक ही बना के कराए और गधा घोड़ा इकट्ठा करके चले गए, एग्जामिनर ने क्रॉस कर दिया। फिर जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसकी बेसिस पे आपने डिसीजन करना होता है वो ठीक है या नहीं है। डन हो गई बात। ये दो सवाल आपको समझ आ गए। अब जरा इसको करते हैं एक साइड पे। अब हम जरा आते हैं अपने आइजा 540 के मैप के ऊपर। देखिए यहीं से चलते हैं। आपके ज़हन में पहले रिस्क असेसमेंट है 315 और 240। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक होगी जी बात, ये तीन ही होते हैं। अब आपने एक रिस्क असेसमेंट करनी है। आइजा 540 भी कहता है कि आपने एस्टिमेट से रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या लगाने हैं। फिर कहते हैं आपने अप्रोच बनानी है। आइजा 540 के बताता है कि अप्रोच किस तरह से बनानी है। आइजा 540 इसको भी डील करता है। फिर आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, उसके लिए आपको बताता है कि आपने आइजा 540 को किस तरह से डील करना है। फिर एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की बात आती है तो आइजा 540 इसके ऊपर भी डिस्कशन करता है। तो अल्टीमेटली वी विल बी डिस्कसिंग certain risk assessment procedures, certain approaches to those identified risks, and how we will be obtaining the audit evidences and how we will be using the management expert. Again आखिर पे कुछ additional factors हैं like documentation, estimate uncertainty, point estimate by auditor। ये सारी बातें जो हैं एडिशनल हैं जो हमें इन स्टैंडर्ड से हटकर देखनी पड़ेंगी। अब आप ज़रा सोचें कि जब भी हम किसी ऑडिट क्लाइंट पे जाते हैं तो हाउ वी स्टार्ट, हम किस तरह से स्टार्ट लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आप किसी एरिया के बारे में, फॉर मैं कहता हूँ जी कि आपका नाम क्या है, बशारत साहब जो हैं ये एस्टिमेट्स पे काम करेंगे। ही इज़ लीडिंग द एस्टिमेट एरिया, ही इज़ द सुपरवाइजर ऑफ द फर्म एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये स्टार्ट किस से लेंगे? इनके ज़हन में होगा कि सबसे पहले तो अगर मुझे एस्टिमेट का टॉपिक मिला है तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग एस्टिमेट कंपनी पे इन्वॉल्व कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो NRV का इशू है, फॉर एग्जांपल डेफर्ड टैक्स का इशू है, फॉर एग्जांपल IFRS 2 के अंदर इशू है, IAS 36 का प्रॉब्लम है, IFRS 9 ECL का प्रॉब्लम है। तो यू शुड हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाइंट एंड इट्स एनवायरनमेंट। आपके पास दो जगह से इंफॉर्मेशन आ सकती है, या तो आपके पास फाइनेंशियल्स होंगे, फाइनेंशियल्स में आप उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे, उसके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट का एक एरिया आता है वो पढ़ेंगे, आता है ना। अगर आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो उसमें नोट 1 होता है तो आप कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में, नोट 2 होता है आपके स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन और आपकी करेंसी कौन सी यूज़ हुई है, आपके फैक्टर कौन कौन से हैं। फिर उसमें एक फर्दर एलिमेंट आता है विच इज़ कॉल्ड द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो वहाँ से पढ़कर आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है। फर्दर आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर अब आप पहले दिन में क्या बात है, अकाउंटिंग एस्टिमेट कहाँ कहाँ पे। दूसरा दिन में क्या सवाल आना चाहिए कि भाई अगर एस्टिमेट थे तो क्या इस साल एस्टिमेट में कोई चेंज आया है? अब एस्टिमेट का चेंज या तो किसी नई इंफॉर्मेशन की वजह से आ सकता है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज की वजह से आ सकता है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट चेंज किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल प्रोविजनिंग का टाइम बेस्ड क्राइटेरिया उसने दिया गया है कि अगर 6 मंथ ओवरड्यू हो जाए तो फिर क्या करना है, अगर 180 डेज ओवरड्यू हो जाए फिर क्या करना है, 360 डेज ओवरड्यू हो जाए तो फिर क्या करना है। अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज आया है उस एस्टिमेट में क्या फ़र्क पड़ा है। अब मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए। वन थिंग इज़ कि मैं जो है कुछ नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर आई है तो उसको स्टडी कर लूँ, मैनेजमेंट ने जो अपने नोट्स में इंफॉर्मेशन दी है वहाँ से पूछ लूँ, या तीसरे नंबर पर मेरे पास बेस्ट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लूँ और इंक्वायरी करके मैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्वेशन की और इंक्वायरी की, उसके थ्रू मैंने क्या किया, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। फिर मेरे ज़हन में सवाल आएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट अप्लाई किस तरह से करती है, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई किस तरह से करती है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल जब तक मेरे पास एंटिटी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट ने ठीक काम किया या नहीं किया। तो अगर मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल 12 मंथ की अप्रोच लगाई है तो मैं उनसे सवालात करूंगा, भाई मुझे बताएं कि किस तरीके से आपने इसको 12 मंथ में लेके गए हैं।
आप किस तरीके से लाइफ टाइम मॉडल में लेके गए हैं, आप किस तरह सिंप्लीफाइड अप्रोच में ले गए हैं, आपने सिर्फ क्यों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल यूज किया, व्हाई यू हैव नॉट यूज्ड द वैल्यू एंड यूज फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस। आपने डेफिनेट टैक्स रिकॉर्ड किया, आपने किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस विल बी द क्वेश्चन इन योर माइंड। तो आप क्या करेंगे, इस चीज के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। क्या आप अभी इस वक्त पे क्या कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट के ऊपर वर्किंग चेक करें, यू आर जस्ट गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग, यू आर जस्ट मेकिंग द रिस्क असेसमेंट, यू आर जस्ट प्रायोरिटाइजिंग योर एक्टिविटीज कि मैंने किस पे ज्यादा फोकस करना है, क्यों फोकस करना है, कैसे फोकस करना है। अब आपको पता चल जाता है नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया है, उस नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नई एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट आ गई है, यू विल बी फिशी। आपके जिम्मे पॉइंट है भाई ये नया स्टैंडर्ड है, नई रिक्वायरमेंट है, मुझे इसको अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, व्हाट विल बी द चैलेंजेस, हाउ मैनेजमेंट विल मेक अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्या इसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लिया या नहीं किया, दिस विल बी द क्वेश्चंस। फिर आपके जिम्मे सवाल आएगा कि भाई अब जाहिर बात है अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करता हूं तो मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं, जब मैं उसकी अप्रोच बनाता हूं तो आई शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंट्रोल टेस्टिंग। हम कहते हैं जहां पे आपके सेपरेटली जो आपके क्या कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जहां पे आपको एविडेंस नहीं दे सकते, वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको कंट्रोल भी टेस्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, अब उससे अगर मैं हट भी जाऊं, अगर मैं वैसे कंट्रोल टेस्टिंग की बात करूं तो मेरे ज़हन में एक सवाल आएगा कि भाई जिस इन्वायरमेंट में ये काम हो रहा है उस इन्वायरमेंट के कंट्रोल ठीक है या नहीं है। अब उस कंट्रोल में क्या आएगा, जो मैनेजमेंट के बंदे एक्सपर्टीज, अब देखिए मैं अभी रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं, देखिए कंट्रोल इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड किया था, वहां पे भी रिस्क असेसमेंट में किया था ना, आपने डिजाइन चेक किया था, इंप्लीमेंटेशन चेक की थी, अब यहां पे भी पहले वो काम करेंगे। भाई आप देखेंगे जो बंदे काम कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट पे, क्या उनके पास कॉम्पिटेंसीज कैपेबिलिटी है, वो सोर्स या सिस्टम जहां से डाटा निकलता है उसके ऊपर मैनेजमेंट के कंट्रोल्स क्या हैं, क्या वहां पे आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल लगाए गए हैं, क्या वहां पे जीआईटीसी अप्लाई किए गए हैं या नहीं किए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को कितनी आसानी से, कितनी बेहतर तरीके से वहां पे अप्लाई किया जाता है, इस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे आप देखेंगे कि वो कौन से ऐसे कंट्रोल हैं जो मैनेजमेंट को assumptions सेलेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, कौन से ऐसे कंट्रोल है जो मेथड सिलेक्शन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, कौन से ऐसे कंट्रोल है जो डाटा के ऊपर अपनी कंट्रोल्स को इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। बात समझ आती है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। क्यों अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि आपने अप्रोच बनानी है, अप्रोच में आपने डिसाइड करना है कि आपने किस एक्सटेंट तक कंट्रोल टेस्टिंग करनी है और किस एक्सटेंट तक आपने सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है। तो जब मैं प्लानिंग कर रहा था तो मैंने उसका डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन चेक की थी, वहां पे अगर रिजल्ट इफेक्टिव आया था तो फिर मैंने क्या कहा था, फिर मैं कंट्रोल टेस्टिंग करूंगा, और जब कंट्रोल टेस्टिंग करूंगा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैंने अप्रोच नहीं बनानी वो अपनी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर मुझे अपनी टीम की स्किल सेट, प्लानिंग लेवल पे हूं ना मैं, तो मैं अपनी टीम की स्किल सेट को देखूंगा कि क्या मेरी टीम में इस तरह की कॉम्पिटेंसीज कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं जो अकाउंटिंग एस्टीमेट को काम बना सके, क्या मैं इस तरह का काम खुद कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या मेरे अपने सीपीडी आवर्स पूरे हैं या नहीं है, ये कब देखूंगा, प्लानिंग लेवल पे देखूंगा। फिर रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू भी मैनेजमेंट का मैं वहीं पे कर लूंगा। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू क्या है कि जो लास्ट ईयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाया था और जिस साल के रिजल्ट्स आए हैं उन दोनों में फर्क कितना है, क्या कंपैरेबिलिटी उसकी बनती है या नहीं बनती। तो वहां से मैं क्या करूंगा, रिस्क असेसमेंट के ऊपर ही उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लूंगा। अब यहां पे देखें, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझा, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, मैंने मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली, मैंने कंट्रोल्स को देखा, मैंने अपनी टीम की कॉम्पिटेंसीज को देखा, मैंने रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू किया। यहां से मेरे पास एक सर्टेन रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे, मुझे एक पता चल जाएगा कि जो अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाना है वहां पे अजम्पशन में भी मसला हो सकता है, वहां पे मेथड में भी मसला हो सकता है, वहां पे डाटा में भी मसला हो सकता है। सो आई हैव टू मेक द प्रोसीजर्स कि मैं डाटा की एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और रिलायबिलिटी को टेस्ट करूं, मैं मेथड और अजम्पशन की रिक्वायरमेंट को चेक करूं कि एज पर द आईएफआरएस रिक्वायरमेंट या जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैप होते हैं या नहीं होते। फिर मैं देखूं जो अजम्पशन यूज की गई हैं वो रीजनेबल है या नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी। वो अप्रोच क्या होगी, कुछ सब्सटेंटिव टेस्टिंग की होगी, कुछ मेरी कंट्रोल टेस्टिंग की होगी। फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर अपने पॉइंट एस्टीमेट बनाऊंगा। पॉइंट एस्टीमेट क्या है, अब मैं किस पे आ गया हूं, अब मैं अप्रोच पे आ गया हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर पॉइंट एस्टीमेट बनाऊंगा, मैं अपनी वर्किंग करूंगा, मैं मैनेजमेंट ने जो वर्किंग की उसको रिकैलकुलेट करके चेक करूंगा, एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट करूंगा, फिर जो एस्टीमेट बनाया है उसमें अजम्पशन की रिजनेबल है उसको टेस्ट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेथड की एप्लीकेशन को टेस्ट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, डाटा की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को टेस्ट करूंगा। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट मेकिंग द अप्रोच। फिर मैं हर चीज के बारे में एविडेंस लेते जाऊंगा कि डाटा को किस तरह टेस्ट करना है, उसके लिए अलग प्रोसीजर है, मैंने अजम्पशन को किस तरह टेस्ट करना है उसके लिए अलग प्रोसीजर है, मैंने अपनी मेथड को या किस तरह टेस्ट करना है उसके लिए अलग प्रोसीजर है, फिर मैंने किस तरह से पॉइंट एस्टीमेट बनाने हैं, अपनी वर्किंग किस तरह से करनी है उसके लिए अलग प्रोसीजर है। सो दिस इज द अप्रोच विच वी हैव टू फॉलो।
और अल्टीमेटली जब हम एंड में पहुंच जाएंगे तो हम फिर बात कर रहे होंगे एस्टिमेट अनसर्टेनिटी की, डॉक्यूमेंटेशन की, ये तो बाकी डिस्कशन हो गया। तो एस्टिमेट अनसर्टेनिटीज भी यही है कि आप समझते कुछ और है, रिजल्ट्स कुछ और निकल आते हैं। तो देयर इज अनसर्टेनिटी, सेंसिटिविटी एनालिसिस जिसे कहा जाता है, तो वो आपको देखना पड़ता है अजम्पशन को चेंज करके। फॉर एग्जांपल आप अजम्पशन को +1% करके चेक करें तो कितना इम्पैक्ट आता है, क्या मेजर इम्पैक्ट आता है या नहीं आता। तो दिस ऑल हैज टू बी टेस्टेड। तो आपको एस्टिमेट अनसर्टेनिटी देखनी पड़ती है, पॉइंट एस्टिमेट हम खुद कैलकुलेट करके चेक करते हैं, और अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन है कि हम किन किन चीज़ों को अपने स्टैंडर्ड, अपने जो वर्क पेपर्स उसमें जाके डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली दिस इज़ द अप्रोच फॉर ISA 540। मैं बेसिकली ये समझ रहा हूँ कि आप बहुत मतलब फिर भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, फाइनलिस्ट हैं, मैं 1 बाय 1 पहले पूरा एक एक लाइन ड्रा करूं, फिर स्टैंडर्ड को दोबारा रिप्रोड्यूस करूं, मेरा ख्याल उसका फ़ायदा नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम स्टैंडर्ड के ऊपर अपनी पूरी लर्निंग, जितना कुछ अभी हमने पढ़ा है ना, इसको स्टैंडर्ड पे हम मार्क करते हैं कि जो हमने पढ़ा है जो स्टैंडर्ड में है वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद आप दोनों सवाल करेंगे, दोनों सवाल करने के मैं क्लास में भी चेक भी करूंगा आपके, और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो हम फिर आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज हम अपनी क्लास को कंक्लूड कर देंगे। आ जाए जी जरा। ISA 540 अगर आपके पास 2018 का एडिशन है तो आखिर पे आपने बुक के जाना है। अगर 2018 का एडिशन है, अगर 2018 से पुराना एडिशन है तो उसमें ये स्टैंडर्ड अवेलेबल ही नहीं होगा। और अगर आपके पास 2018 का एडिशन है तो ISA 540 रिवाइज्ड आपके एप्लीकेबल है। ये 2018 के एडिशन के अंदर आखिरी पेजेस पे अवेलेबल है। जो 2020 के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये शुरू में ही आपको मिल जाएगा, जो नॉर्मल उसका पेज नंबर है उसके ऊपर ही। तो मेरे पास क्योंकि ये एक बच्चे से मैंने लिए थे, उनके पास जो स्टैंडर्ड थे वो पुराने थे 2018 के, तो यहाँ पे जो 2018 का एडिशन है इसमें 1077 पेज नंबर है। मेरा ख्याल है आपके पास भी यही होगा। अगर 2018 का एडिशन आपके पास है तो उसमें 1077 पेज नंबर है। और अगर आपका नए स्टैंडर्ड्स हैं 2020 के तो उसमें जो रिवाइज वाला देख लेना आपने। और इसके लिए सबसे आसान टूल होता है डेट ऑफ एप्लीकेशन की। आप एप्लीकेशन डेट जाके चेक करें, इफेक्टिव डेट जो उसकी पैराग्राफ नंबर 10 में आ रही होती है, वहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन हुई है कि इफेक्टिव डेट इसकी क्या है। स्टैंडर्ड को रीड करने का एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या है कि हम सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल रीडिंग करूंगा क्योंकि वी हैव द टाइम। मैं स्टैंडर्ड के ऊपर ज़्यादा टाइम से लगाना चाहता हूँ क्योंकि ये एक बेसिक प्रॉब्लम होती है बच्चों को पेपर में स्टैंडर्ड पढ़ते हुए। हम समझते हैं कि बड़ा ही कोई मुश्किल स्टैंडर्ड है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम बन रही है हमारे लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको डिटेल में स्टडी कर लें क्लास में, चाहे आधा घंटा लग जाए बताने के लिए, इतना टाइम लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ने के लिए इतना टाइम ना लगाएं। आप देखें जी, इसका नाम है जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 540 रिवाइज्ड, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। तो डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग तो हम एक चीज़ भूल गए हैं, लिखा था हमने यहाँ पे डिस्क्लोजर्स नहीं लिखा, तो डिस्क्लोजर्स भी तो डालने हैं इसके। एस्टिमेट्स के डिस्क्लोजर कौन कौन से आने हैं, IFRS की रिक्वायरमेंट क्या उसको अप्लाई करना है, वो भी हमें यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ हैं जिसमें आपके स्कोप ऑफ द ISA है, इसका स्कोप क्या है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ISA क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन और रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अंदर फिर फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी। सबसे पहले कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, तो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ जी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड टू द असेस रिस्क का मटेरियल स्टेटमेंट, ISA 330 अप्रोच के बारे में ये बात करता है। डिस्क्लोजर आगे कहते हैं रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क का मटेरियल स्टेटमेंट, ये ऑडिट एविडेंस की बात करता है कि आपने किस तरह से ऑब्टेन करना है। डिस्क्लोजर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट पे क्या काम करना है। इंडिकेटर ऑफ मैनेजमेंट पॉसिबल बायसनेस, इसके लिए एस्टिमेट अनसर्टेनिटी और पॉइंट एस्टिमेट आपने किस तरह से बनाने हैं। ओवरऑल इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द ऑडिट परफॉर्म्ड, जब ऑडिट पूरा परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपने किस तरह से अपनी इसके बारे में एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन आपने कब लेनी है, कम्युनिकेशन आपने क्या करनी है और डॉक्यूमेंटेशन आपने क्या करनी है। इस स्टैंडर्ड के ये मेन की टेक अवेज हैं। तो अगर आप ज़रा सा रिकॉल करें तो सबसे पहले हमें कुछ रिस्क असेसमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वहाँ से हम क्या करेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, फिर हम अपनी अप्रोच बना रहे होंगे, फिर हम अपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे होंगे, फिर हम अपने डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट को देख रहे होंगे, फिर हम मैनेजमेंट की पॉसिबल बायसनेस को देख रहे होंगे। दीज आर द क्वेश्चंस वी शुड बी इन आवर माइंड कि हमने किस डायरेक्शन में लेके जाना है स्टैंडर्ड को। बात समझ आई। आप ज़रा आ जाएँ अपने स्कोप ऑफ दिस ISA के ऊपर। मैं रीडिंग ज़्यादा करूँगा शुरू में, जहाँ पे मुझे लगा कि कम करनी चाहिए वहाँ पे कम भी कर दूँगा, लेकिन अभी समझाने के लिए, यानी कि मैं किस तरह से पढ़ता हूँ स्टैंडर्ड को, वो दिखाना चाह रहा हूँ।
स्कोप ऑफ द ISA पैराग्राफ नंबर 1 है, दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील विद ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में ये स्टैंडर्ड आपको बात करता है। स्पेसिफिकली इट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस दैट रेफर आर एक्सटेंडेड ऑन हाउ ISA 315 risk assessment, ISA 330, ISA 450, ISA 500 and other relevant ISAs are to be applied in relation to accounting estimate and related disclosure। याद करें 240 मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की वजह से, 620 ऑडिटर एक्सपर्ट की वजह से, और हमने कौन से इसमें ऐड किया, यही ऐड किया, 450 भी हमने इसमें ऐड किया, ठीक है जी। इसमें 300 भी ऐड हो जाएगा, बाकी भी इसमें स्टैंडर्ड ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगेन मोटी मोटी जो स्टैंडर्ड्स की कोरिलेशन है वो स्कोप के अंदर उसने बता दी है। यानी कि देखें रिस्क असेसमेंट वहां पे भी थी, वहां पे उसने बेस बताई थी, यहां पे उसने अकाउंटिंग एस्टिमेट से लिंक कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन जो अप्रोच थी वहां पे जनरल अप्रोच थी, यहां पे स्पेसिफिक एस्टिमेट की अप्रोच है। 450 जब हम पढ़ेंगे उसमें वैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट है, वहां जनरल वैल्यूएशन है, यहां पे स्पेसिफिक एस्टिमेट से रिलेटेड वैल्यूएशन है। डॉक्यूमेंटेशन है 230 है, यहां पे डॉक्यूमेंटेशन दोबारा आ गया। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580 है, यहां पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली उसने बता दिया कि अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिगार्डिंग क्या रिप्रेजेंटेशन लेनी है आपने। कम्युनिकेशन विद दो चार्ज गवर्नेंस एज 260 बात करता है, यहां पे उसने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि इस स्टैंडर्ड की कौन सी कम्युनिकेशन आपने दो चार्ज गवर्नेंस के साथ करनी है। सो दिस स्टैंडर्ड इज इन एडिशन टू द अदर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, या उसकी रिक्वायरमेंट को एक्सटेंड कर रहा है या कोई एडिशनल उन्हीं स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एक कोरिलेशन है जो ज़हन में आपके होना चाहिए, बेसिक मैप होना चाहिए। फिर कहता है जी अकाउंटिंग एस्टिमेट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट पैराग्राफ 2 है, कहता है अकाउंटिंग एस्टिमेट वेरी वाइडली इन नेचर एंड रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय मैनेजमेंट व्हेन द मॉनेटरी अमाउंट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। जब डायरेक्टली नहीं मिलती इंफॉर्मेशन तो आप एस्टिमेट के थ्रू ही लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ दोज मॉनेटरी अमाउंट इज सब्जेक्ट टू एस्टिमेट अनसर्टेनिटी विच रिफ्लेक्ट इनहेरेंट लिमिटेशन इन नॉलेज और डेटा। These limitations give rise to inherent subjectivity and variation in the measurement outcome। ये जनरल बात इसके बारे में। फिर although this size applies to the accounting estimate, the degree to which an accounting estimate is subject to estimate uncertainty will vary substantially. The nature, timing, extent of the risk assessment and further audit procedure required by this ISA will vary in relation to the estimation uncertainty and assessment of the related risk of material misstatement। ठीक होगी जी बात। फिर आप की कॉन्सेप्ट्स हैं ये देख लीजिएगा, रीड कीजिएगा, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। आगे इफेक्टिव डेट है जी, दिस ISA इफेक्टिव डेट पैराग्राफ नंबर 10 में है जी। दिस ISA इज इफेक्टिव फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर December 15, 2019। 2019 दिसंबर से ऑनवर्ड ये एप्लीकेबल हो चुका हुआ है, तो आपके जितने क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर यही स्टैंडर्ड लगेगा अगर ऑडिट करते हैं आप किसी क्लाइंट का। तो ऑब्जेक्टिव है जी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर reasonable in the context of applicable financial reporting framework। ठीक है जी। फिर डेफिनेशंस हैं देख लीजिएगा। फिर पैराग्राफ नंबर 13 पे आ जाएंगे। पैराग्राफ 13 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में है। जब आप पैराग्राफ 13 ओपन कर लें तो बता दीजिएगा जी। ओपन है जी, आ जाए जी। कहता जी कि सबसे पहले आप एंटिटी और इसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें 13A में कहता है द एंटिटी ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट एंड कंडीशन दैट में गिव राइज टू नीड फॉर और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट टू बी रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट का पता होना चाहिए, फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में पता होना चाहिए और उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाउ वी विल गेन अंडरस्टैंडिंग? बाय रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बाय डिस्कसिंग विद द मैनेजमेंट और ऑब्जर्विंग द अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। ननो की बात। फिर कहता है जी द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट बेस एंड द रिलेटेड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एंड हाउ टू अप्लाई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। पहले आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट का पता होना चाहिए, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट की एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। एस्टिमेट की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी तो आपने मैनेजमेंट से पूछा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड किया और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया। जब एस्टिमेट इंडिविजुअल एस्टिमेट को समझना था तो फिर आपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट में चले गए। जब उस रिक्वायरमेंट में जाते हैं तो उसमें क्या होता है? आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन और मेजरमेंट होती है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है आपकी, फिर आप उसकी डिस्क्लोजर, फिर आपकी डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन होती है और फिर अल्टीमेटली आपका स्टैंडर्ड कंक्लूड होता है। तो फिर आप हर स्टैंडर्ड में जाएंगे। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर ECL की बात करते हैं तो ECL में आप फॉर IFRS 9 की बात करते हैं तो उसमें इनिशियल आप किस तरह से उसको रिकॉर्ड करेंगे?
सब्सिक्वेंट किस तरह से मेजर करेंगे, कौन कौन से मॉडल उसमें अवेलेबल हैं, कौन सा मॉडल कब अप्लाई करना है, वो कब पता चलेगा, जब आप रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जाके रीड करेंगे। पहले आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट समझे, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है उसको देखा और उसकी रिलेटेड अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स को चेक किया, फिर आपने उनको समझने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को समझा। आपने सीक्वेंस में चलना है। देखें यहां पे रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो बातें मैंने की हैं वो यहां पे आ रही हैं, दोबारा रिपीट हो रही हैं, आपने सिर्फ मैप करना है कौन सी बात कहां पे लिखी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं जी रेगुलेटरी फैक्टर रेलिवेंट टू द एंटिटी अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग व्हेन एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द प्रूडेंशियल सुपरविजन। फॉर एग्जांपल के स्टेट बैंक का प्रूडेंट रेगुलेशन है रिगार्डिंग द टाइम बेस्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोविजन, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखें पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसके चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट और प्रेजेंटेशन, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट पे रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की इन्वॉल्वमेंट। अब जब तक आप ऑडिट करेंगे तो जब तक आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट नहीं होगा तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो ऑडिट करने से पहले मैंने रिस्क असेसमेंट करनी है टू प्रायोरिटाइज माय एक्टिविटीज, मैंने किस डायरेक्शन में लेके चलना है, मैंने कैसे ऑडिट को लेके चलना है, मैंने कौन सी टीम लगानी है, कैसे टीम लगानी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन को किस तरह से इंश्योर करना है, उसके लिए मुझे सारे प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। ठीक होगी जी बात। आगे कहते हैं द नेचर ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर दैट ऑडिटर एक्सपेक्ट टू इंक्लूड इन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप कौन कौन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने चाहिए, उसके बारे में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। फिर कहते हैं जी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स। आप जरा ना सीक्वेंस में चलें, अकाउंटिंग एस्टिमेट हैं कौन कौन से, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है उसके बारे में पता होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, फिर क्या कहता है जी आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, फिर इंटरनल कंट्रोल पे आ गया। अब इंटरनल कंट्रोल के सारे एस्पेक्ट लिखेगा यहाँ पे। पहला कहता है जी इंटरनल कंट्रोल में द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरसाइट एंड गवर्नेंस दैट एंटिटी हैज इन प्लेस ओवर मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस रेलेवेंट टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो क्या आपकी कोई 2-4 गवर्नेंस एस्टिमेट्स का रिव्यू करते हैं या मैनेजमेंट खुद ही काम कर लेती है? अगर 2-4 गवर्नेंस रिव्यू नहीं करेंगे और उन्होंने कोई टारगेट दिया हुआ है तो मैनेजमेंट क्या करेगी, अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज करेगी और अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अचीव कर लेगी, हालांकि एक्चुअल रिजल्ट्स वो नहीं होंगे, फिर प्रॉब्लम बनेगी। तो कहते हैं अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो उसको रिव्यू करता होगा, अगर रिव्यू करता होगा तो कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा तो मिसटेकमेंट होने के चांसेस कम होंगे। समझ आ गई बात। हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड द नीड फॉर एंड अप्लाइज स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज related to accounting estimate including with respect to use of management expert। तो वो आपने स्पेसिफिक एरियाज किस तरह से डिफाइन किए, जहां पे स्पेशलाइज किस्म का स्किल सेट चाहिए, जहां पे स्पेशलाइज किस्म का नॉलेज चाहिए, और अगर वो आपके पास इन हाउस नहीं है तो आपने एक एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व करना है। तो कंट्रोल आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए जो इन सारे मैटर्स को टाइमली बेसिस के ऊपर डिफाइन कर रहे हो। बीइंग ऑडिटर आप इन चीजों को एवेल्युएट कर रहे होंगे कि आपने किस हद तक इन चीजों के ऊपर रिलाई करना है। आगे कहते हैं जी हाउ एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करता है उसमें रिस्क असेसमेंट की भी बात करता है कि एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट स्ट्रांग है या नहीं है, तो क्या वो उसके अंदर एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन के हैं या नहीं है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आगे एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम है एज इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट। फिर आगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे कंट्रोल, यानी कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके थ्रू आपका डाटा निकल रहा है। सम टाइम क्या होता है कि हो सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लगाया हो, तो वो सॉफ्टवेयर की ऑथेंटिसिटी एप्लीकेशन उसको कौन रन करता है, उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से निकलती है, उसके डाटा किस तरह से एवेल्युएट होता है, उसके आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल है या नहीं है, उसके ऊपर जीआईटीसी लगे हुए या नहीं लगे हुए, सारी बातें नीचे उसमें लिखी हुई हैं। फिर कहते हैं जी कि control activities relevant to auditor over management process for making accounting estimate in described paragraph 13H2। तो वो बेसिकली कंट्रोल एक्टिविटीज मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। हाउ मैनेजमेंट रिव्यू द आउटकम ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिस्पॉन्ड टू द रिजल्ट ऑफ दैट रिव्यू। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू जो मैनेजमेंट कर रही है 13 पैराग्राफ 13 के एज का आगे जे पार्ट है, सॉरी जे पार्ट है जी, ये जे प्रोसीजर है जी, सॉरी जे एज के बाद जे प्रोसीजर है, जे आई और जे में कहते हैं हाउ मैनेजमेंट रिव्यू अकाउंटिंग आउटकम ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड सपोर्ट टू द रिजल्ट ऑफ दैट रिव्यू। ये जो बात मैंने की थी रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू, उसकी बात हो रही है। मैनेजमेंट किस तरह से करती है, पहले मैनेजमेंट करेगी ना। फिर क्या कहता है पैराग्राफ 14
ISA 540 कहता है जी, द ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग एस्टीमेट और वेयर एप्लीकेबल देयर सब्सिक्वेंट रीएस्टीमेट टू असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन करंट पीरियड। आप रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू भी करें और प्रोस्पेक्टिव रिव्यू भी करें और फिर देखें कि मैनेजमेंट के एस्टीमेट जो थे वो रीजनेबल थे या नहीं थे। ये कब करना है? प्लानिंग पे। फिर कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टीमेट, पैराग्राफ नंबर 15 में, विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टीमेट द ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर द एंगेजमेंट टीम रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज टू परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड द रिस्क और टू एवलुएट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। ये प्लानिंग के ऊपर आपने अपनी टीम की कंपिटेंसी जो 300 में कहता है या आपके कोड ऑफ एथिक्स में कहता है कि टीम कंपिटेंसी कैपेबिलिटी को इंश्योर करना है, ISA 540 में कहता है कि आपने अपनी अकाउंटिंग एस्टीमेट को करते वक्त, एलोकेट करते वक्त इस चीज़ को भी देखना है कि आपके पास स्पेशलाइज स्किल है, क्या आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को खुद एवेल्युएट कर सकते हैं या आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी या किसी फर्म के स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे आपको देखनी पड़ती हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात? रिस्क असेसमेंट के अंदर देखें क्या बातें हुई, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हुई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के बारे में बातें हुई, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है उसके बारे में पूछें, अकाउंटिंग एस्टीमेट लगते हैं कहाँ पे उसको देखें, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को देखें, फिर उसके बाद आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को देखें, फिर एंटिटी के कंट्रोल्स को चेक करें, फिर एंटिटी की रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करती है उसको चेक करें, मैनेजमेंट के प्रोसेस को देखें जो अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में। बीइंग ऑडिटर आप रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करें, रीअसेस करें, प्रोस्पेक्टिव रिव्यू करें, अपनी टीम की कंपिटेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट करें। अगर पेपर में प्लानिंग का सवाल आ जाए तो यहां से लिख लेना आपने। अगर सवाल आ जाए ना कि प्लानिंग के ऊपर की कंसीडरेशंस क्या होनी चाहिए आपकी, आप अकाउंटिंग एस्टीमेट का ऑडिट कर रहे हैं और प्लानिंग पे की कंसीडरेशंस क्या होंगी, जस्ट ओपन द पैराग्राफ नंबर 13 एंड राइट डाउन द प्रोसीजर 13, 14, 15। प्लानिंग पे ये सारे काम होंगे। समझ आइए बात को। आगे कहते हैं आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। अब जारी बात, आप जब आपने रिस्क असेसमेंट की तो वहां से कुछ की टेकअवेज आपके मिले, अब आपने क्या करना है, अपनी रिस्क असेसमेंट करनी है। तो कहता है जी कि पहला पॉइंट कहता है 16A के अंदर, द डिग्री टू विच अकाउंटिंग एस्टीमेट इज सब्जेक्ट टू एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। उस एस्टीमेट के अंदर अनसर्टेनिटी का कंपोनेंट कितना है, क्या ज्यादा अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है या नहीं है, चेंज ऑफ अजम्पशन की वजह से कोई इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है या नहीं आता, ये पता होना चाहिए आपको। द डिग्री टू विच द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी और अदर इनहेरेंट रिस्क फैक्टर। वो क्या क्या है जी, द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मेथड, अजम्पशन एंड डेटा मेकिंग एन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आप चेक करेंगे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि अजम्पशन रीजनेबल है, मेथड ठीक है, अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाते हुए जो डाटा यूज हो वो ठीक है या नहीं है उसको चेक करेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। और द सिलेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट पॉइंट एस्टीमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पॉइंट एस्टीमेट की वर्किंग जो है वो आप चेक करेंगे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना वो पॉइंट्स के लिए। The auditor shall determine whether any of the risk of material statement identified and assessed in accordance with paragraph 16 are in auditor judgment a significant risk। आप सबसे पहले इसको कंक्लूड करना है कि ये जो अजम्पशन है, डाटा है, मॉडल है या जो पॉइंट एस्टिमेट है, इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क का कंपोनेंट है। सिग्निफिकेंट रिस्क कब होता है, जब आपके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो, तो पहले आपने कंक्लूड किया सिग्निफिकेंट असेसमेंट है। इफ ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट अ सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग कंट्रोल एक्टिविटी रिलेटेड टू द रिस्क। फिर आप कंट्रोल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे और उसके रिगार्डिंग भी आप अपनी अप्रोच को बनाएंगे। ये क्या है, ये आपकी अप्रोच ने बता दिया है। अप्रोच में क्या बातें की उसने कि आपने डिस्कस करना है अजम्पशन को, डाटा को और उसकी मेथड को, फिर आपने पॉइंट एस्टीमेट की बात किया और फिर अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो कंट्रोल फैक्टर्स को भी आपने इनकॉर्पोरेट करना है और इसके साथ लिंक कर लें। आप अगर जरूरत पड़े तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे कहते हैं जी रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क का मटेरियल स्टेटमेंट। अब आपने बेसिकली वो जो आइडेंटिफाइड रिस्क किया, जो रिस्क फैक्टर थे, जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि आप पैराग्राफ 13 और 16, 13 से 16, 3, 15 के साथ लिंक करें। 13 से 16 को रिस्क असेसमेंट के साथ लिंक करें। पहले आपने अंडरस्टैंडिंग ली और वहां से आपने की टेकअवेज लिए। की टेकअवेज लेकर अब आप क्या करने जा रहे हैं, अप्रोच बनाने जा रहे हैं 330 में। अब 330 में जो अप्रोच है पैराग्राफ 18 में कहते हैं जी ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस 18A के अंदर, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस फ्रॉम इवेंट अकरिंग अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जो इवेंट हुए हैं उसके बारे में एविडेंस लें और देखें कि वो रीजनेबल हैं या नहीं है। टेस्ट हाउ मैनेजमेंट मेक द अकाउंटिंग एस्टीमेट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाया किस तरीके से है, अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, अजम्पशन, मेथड और डाटा। अब इसके पैराग्राफ प्रोसीजर 22 से 27 के अंदर प्रोसीजर इसके अंदर लिखे गए हैं। और डेवलप एन ऑडिटर पॉइंट एस्टीमेट आर रेंज।
या ऑडिटर का अपना पॉइंट एस्टिमेट बना के चेक करें कि वो ठीक है या नहीं है। तो 3 काम रिस्पॉन्ड करते हुए आपने करने हैं जी। आपने डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जो इवेंट हुए उसको रिव्यू करें, आप मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया उसको रिव्यू करें। अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने के लिए पैराग्राफ 22 से 27 है, उसमें assumption, मेथड और डाटा और मेथड और assumption के बारे में बात की गई है। फिर क्या कहते हैं जी, एज रिक्वायर्ड बाय द 330 पैराग्राफ 19 में कहता है जी, एज रिक्वायर्ड बाय द 330 द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट to obtain sufficient appropriate audit evidence as to operating effectiveness of the control. If auditor assessment of risk committee misstatement at assertion level include an exception that the control are operating effectively or substantive procedure alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence at the assertion level, तो फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल टेस्टिंग भी करनी है, तो परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑन द अकाउंटिंग एस्टिमेट एज वेल। अब अगर आपसे अप्रोच पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे जी हम ऑडिटर के पॉइंट एस्टिमेट बनाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करेंगे, प्रोस्पेक्टिव रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम जो ऑडिटर का पॉइंट एस्टिमेट बनाएंगे उसकी रेंज के साथ चेक करेंगे, हम कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे और वहां से टेस्ट करेंगे। फिर जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया उसको वैल्यूएट करेंगे, उसमें क्या क्या बातें हैं, अजम्पशन को किस तरह से चेक करेंगे, डाटा को किस तरह से चेक करेंगे, मॉडल को किस तरह से चेक करेंगे, वो कहां पे लिखा गया है, पैराग्राफ 22 से 27 पे लिखा गया है। तो अगर देखा जाए तो पेपर में अगर पैराग्राफ 18, 19 अगर आपको सही समझ आ गए हैं ना तो आप पूरे स्टैंडर्ड को समझ सकते हैं। सर अगर मैनेजमेंट नहीं पॉइंट एस्टिमेट करती तो फिर ऑडिटर अपना पॉइंट एस्टिमेट खुद करेगा अपने मेथड के साथ। तो फिर ऑडिटर अगर मैनेजमेंट ने किया तो आप टेस्ट कर लेंगे अपने तरीके से कि ठीक किया या नहीं किया। पॉइंट एस्टिमेट तो हम ज्यादा खुद अपनी वर्किंग करके चेक करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, भाई मेरे मुताबिक क्या आता, अगर मैं इसको करता तो फिर क्या होता, ठीक होगी बात। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप सेंसिटिविटी को चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, मैं कोई एस्टिमेट की वर्किंग करता था ना तो मैं उसके साथ अजम्पशंस अलग से बना लेता था। अब मैंने उसकी ना फिर सेव एज कॉपी बना लेता था, अजम्पशंस को चेंज करता जाता था। फॉर 10% अगर ग्रोथ रेट हो फिर क्या होगा, 5% हो तो फिर क्या होगा, 15% हो तो फिर क्या होगा, फिर मैं रिजल्टेड एंड तक लिंक लगाए होते थे तो पूरा मेरा मॉडल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता था। तो मुझे वहाँ पे असेसमेंट हो जाती थी कि मैनेजमेंट ने कहीं 2 नंबरी तो नहीं की किसी जगह पे अपने अजम्पशंस को चेंज करके, क्योंकि मैंने अजम्पशन को सारा वेरिएबिलिटी टेस्ट तो लगा लिया था, मुझे तो पता है उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से यूज हुई हैं। समझ आ गई जी बात। अब आगे आ जाए पैराग्राफ 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो पैराग्राफ 23 में मेथड की बात है। अब एक सिर्फ पढ़ देता हूं, बाकी अजम्पशन में भी सेम बातें लिखी होंगी, डाटा में भी सेम बातें लिखी होंगी। अब आ जाए पैराग्राफ 23 के ऊपर। पैराग्राफ 23 कहता है इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पैराग्राफ 22 with respect to method the audit further procedure shall address। मेथड को आप किस तरह से evaluate करेंगे, कहते हैं जी कि whether the method selected is appropriate in context of applicable financial reporting framework and if applicable changes from the method used in prior period are appropriate। अब मेथड की जब बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज करनी है या जनरल अप्रोच यूज करनी है, तो क्या ये स्टैंडर्ड के साथ कोरिलेटेड है या नहीं है, IFRS 9 इसको अलाउ करता है या नहीं करता, और उसके मुताबिक अलाउ करता है या नहीं करता, मुझे ये पता होना चाहिए। और अगर मैंने लास्ट ईयर सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज की थी और इस साल मैं जनरल अप्रोच पे जाना चाहता हूं तो चेंज इन मेथड हो गया, तो क्या मुझे स्टैंडर्ड अलाउ करता है या रेलिवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अलाउ करते हैं, मैं इसको भी टेस्ट करूंगा। अब हम किस पे चलेंगे, आप फर्दर डिटेल में चलेंगे। अच्छा आगे कहते हैं whether judgment made in selecting the method give rise to the possible management biasness। अब फॉर एग्जाम्पल के जो मेथड है मैनेजमेंट को पता है कि सिंप्लीफाइड अप्रोच पे बनाता हूं तो प्रोविजन ज्यादा आती है, जनरल अप्रोच पे जाता हूं तो प्रोविजन कम आती है, तो मैं प्रोविजन जनरल अप्रोच पे लेके चला जाता हूं। तो क्या मैनेजमेंट की बात ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, कि मैनेजमेंट की बायसनेस तो नहीं है इसके अंदर, इसको टेस्ट करेंगे। Whether the calculation are applied in accordance with the method and are mathematically accurate। वो जो मेथड मॉडल मैनेजमेंट ने बनाया है उसके अंदर जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो ठीक कैलकुलेशन हो भी रही हैं या नहीं हो रही। When management application of method involve complex modeling, whether judgment have been applied consistently and whether when appropriate the design of the model meet the measurement objective of the applicable financial reporting framework or adjustment to output of the model are consistent with the measurement objective of the applicable financial reporting framework। और फिर उसके बाद कहता है जी whether the integrity of the significant assumption and data has been maintained in applying the method। तो अल्टीमेटली ये बहुत डिटेल में प्रोसीजर चले गए हैं। पेपर में जो सवाल आया हुआ है अगर आप देखें तो आपके पास तो बेताशा नॉलेज है लिखने के लिए, आपने अपने नॉलेज को वहां पे अप्लाई करना है, बट उसको अप्लाई करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड को यूज करना आना चाहिए। अब देखें स्टार्ट मैंने कहां से लिया, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से, उसको लिंक किया ऑडिट किस तरह से करते हैं उसके साथ, वहां से मैंने रिस्क असेसमेंट की रिस्पॉन्स बनाया, रिस्पॉन्स बना के फिर मैं
अपने प्रोसीजर बना रहा हूं। तो जब आप पेपर में एक दफा सवाल लिखना पड़े आपको, या एक जनरल प्रोसीजर आपको लिखने पड़े जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया से लिखना हो, जो रिस्क असेसमेंट के ना हो, जो सिर्फ मेथड की सिलेक्शन के ना हो, जो सिर्फ अजम्पशन के ना हो, जो डाटा के ना हो, बल्कि ओवरऑल एक पूरे स्टैंडर्ड का सवाल हो, जिससे विंटर 20 में भी सवाल आया हुआ है, यू हैव सफिशिएंट नॉलेज टू राइट डाउन। आप जरा सोचें, जब आप पेपर में बैठे होते हैं, अगर आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट दी हुई है और पेपर में आप बैठे होते हैं, तो आप क्या प्रोसीजर लिख रहे होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में? वेरी जेनेरिक प्रोसीजर जो आपके ज़हन में होते हैं। यू नेवर लिंक विद ISO 540। आपने कभी ISO 540 से लिंक नहीं किया होगा उसको, आपने कभी उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक नहीं किया होगा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी फेल। बस ये हम लिखते हैं, बट हाउ टू डू दैट? जनरल बातें लिखते हैं ना, वी हैव टू राइट डाउन द डिटेल प्रोसीजर्स। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, कंट्रोल्स का पता होना चाहिए, मैनेजमेंट ने किस तरह से अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया इसका पता होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू का पता होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव रिव्यू का पता होना चाहिए, पॉइंट एस्टिमेट का पता होना चाहिए। दीज आर द प्रोसीजर। अगर आपके कहीं पे एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट हुई है, यू हैव टू राइट डाउन द प्रोसीजर। मेथड की सिलेक्शन के ऊपर आपको सर्टेन प्रोसीजर लिखने चाहिए, यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम द ISO 540। क्या बातें लिखी हैं यहाँ पे? लिखी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। और आपने देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे मैं दोबारा कराऊंगा, इसलिए मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ कि ये मुझे पता है कि पिछली दफ़ा मैंने कराया था, टाइम लिमिटेशन की वजह से मैंने उसको इतना डिटेल में नहीं करवा सका, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर करवाया, ताकि हम इसको अपलोड भी करें तो बच्चों के लिए भी एक चीज़ जो है ना वो अपडेटेड नॉलेज के साथ जाए। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, अभी हम पढ़ लें थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन को देखें, आप प्रोसीजर देखिएगा, आपको पास आइडिया हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड में बातें हैं वही सारी वहाँ पे लिखी होंगी। फिर कहते हैं अजम्पशन, सिग्निफिकेंट अजम्पशन की बात करते हैं। अगेन सेम बातें होंगी जो ऊपर आपने देखी हैं। पैराग्राफ 24 पे आ जाएं, पैराग्राफ 24A पे आ जाएं। Whether the significant assumption are appropriate in context of the applicable financial reporting framework, वहाँ पे मेथड के बारे में बात की थी, यहाँ पे assumption के बारे में बात करते हैं। Whether judgment in made in selecting the significant assumption give rise to management possible biasness, ऊपर भी बात biasness की हुई थी, नीचे भी बात biasness की हुई है। अब अगर आप पेपर में प्रोसीजर लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? Whether assumption, method and data indicate any possible management biasness, whether the selection of the method, data and policies as per the requirement of the IFRS, जो रिलेटेड IFRS है। और अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन का पता है, जिसमें आपको पता है कि मेथड कौन सा यूज हो रहा है, assumption कौन सा यूज हो रहा है, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दोज मेथड्स। फॉर एग्जांपल के जब इस इंपेयरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वैल्यू यूज, लिंक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, किसके साथ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर ECL की बात आ जाती है और ECL में वो कहते हैं हमने सिंप्लीफाइड अप्रोच को यूज करना है, तो आप लिखेंगे कि जो सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज की है, क्या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 9 हम इसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब अगर मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड अप्रोच अपने किसी और एडवांसेस पे लगाना चाहे, किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे लगाना चाहे तो नहीं लगा सकती। यू हैव टू राइट डाउन कि सिंप्लीफाइड अप्रोच इज ओनली अलाउएबल फॉर द ट्रेड डेटर्स, you cannot use in any other circumstances। आप लिंक किया है किसको? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को IFRS के साथ, फिर आपने लिंक किया आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ। बेटे ये चीजें छोटी छोटी हैं, इनको समझने की जरूरत है, इनको अप्लाई करने की जरूरत है। हम लोग मिस आउट कर जाते हैं जब हम पढ़े होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी करने की जरूरत है, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जरूरत है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करें और अपने आप को थोड़ा सा रिवैम्प करें, इन सिचुएशंस के मुताबिक लेके आए। गलतियां देखें, गलतियां रिपीट करने से पेपर पास नहीं होगा, गलतियां आइडेंटिफाई करने से पेपर पास होगा। अगर पेपर ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, गलतियां हैं तो आइडेंटिफाई करें, अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही तो आगे डिस्कस करें। देखिए प्रैक्टिस का मैंने क्लास में जो मैकेनिज्म स्टार्ट किया, दैट इज द मेन रीजन टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। और मैंने ये चीज़, मुझे ये 80-90% श्योर है कि सिर्फ राइटिंग स्किल्स का इशू है, कोरिलेशन का इशू है। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते हम, चीज़ों को लिंक नहीं करते, जो हमारे पेपर की फेलियर की बायस बनती है। आगे चलें जी, फिर कहते हैं जी पैराग्राफ 24C के अंदर, whether the significant assumptions are consistent with each other with those used in other accounting estimate। अब फॉर एग्जाम्पल के ग्रोथ रेट आपने अपने जो अपनी गोइंग कंसर्न assumption आप असेस कर रहे थे, उसमें ग्रोथ रेट आपने सेल कर लिया तो 10%, और जब आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बना रहे थे तो वहाँ पे आपने ग्रोथ रेट लिया 20%। तो कहते हैं दोनों आपस में कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि अगर सेम assumption आपकी एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ हो रही है तो दिस शुड बी कंसिस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, समझ आइए बात की। आगे कहता है जी whether when applicable where management has the intent to carry out specific course of action and has ability to do so, general procedure है, बस छोड़ दें। आगे डाटा है जी,
फिर डाटा में अगेन वही कहता है कि वही डाटा यूज किया गया जो प्रायर पीरियड में आपने यूज किया था। फिर कहता है जी वेदर जजमेंट इन मेड इन सेलेक्टिंग द डाटा गिव राइज टू इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस। आप जाहिर बात है अगर वही बात है मैं डाटा स्पेसिफिक सेलेक्ट ही ना करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं जी कि ट्रेड डेटर्स के अंदर ये वाली पार्टीज ही निकाल दो, अब डाटा मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो क्या मुझे स्टैंडर्ड लो करता है? फिर जब डाटा जिस सोर्स से एक्सट्रैक्ट हो रहा है उस सोर्स को टेस्ट करना है कि वो ठीक है या नहीं है। Whether the data is relevant and reliable in circumstances। अब relevant और reliable को टेस्ट करने के लिए पैराग्राफ A107 में बातें की गई हैं। पैराग्राफ A107 ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको बता देगा, ये ओपन करके देख ही लेते हैं, बल्कि मुझे भी थोड़ा सा भूला हुआ है, गलती ना बता दूँ। A107 ओपन करें, ठीक है जी। हाँ देखें ना, व्हेन द यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, आईपी की ऊपर ले गया। तो जो बात मैंने आपको की थी अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाते वक्त थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मैंने जब आपको कहा था डाटा है उसकी फिक्स एसेट रजिस्टर के साथ लिंक किया, तो अगेन 500 में आईपी के ऊपर साथ उसने लिंक कर दिया, तभी मैंने इधर 500 भी लिखा था। जानोगे जी बात। तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी, और मैंने वहाँ पे बताया था, अगर आपको क्लास वो याद हो 500 की, तो मैंने वहाँ बताया था कि अब हर एरिया के लिए स्पेसिफिक डाटा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट होगी, ग्रेचुटी वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट होगी, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए डिफरेंट डाटा होगा, फिर आपके जो अगर शेयर बेस पेमेंट उसके लिए डिफरेंट डाटा होगा। तो आपने डाटा की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और लायबिलिटी को टेस्ट करना है। ये 3 बातें हमने यहाँ पे लिखी थी। किस तरह से टेस्ट करना है, आपने वहाँ प्रोसीजर खुद बनाने हैं। समझ गए बात को? आगे चलें जी। फिर आगे का पैराग्राफ नंबर 26 में एस्टिमेट अनसर्टेनिटी के बारे में बात करता है, रीड आउट कर लीजिएगा जी। फिर पैराग्राफ 31 के अंदर जो है, पैराग्राफ 28 के अंदर डेवलपिंग एंड अल्टर पॉइंट एस्टिमेट रेंजेस है, पैराग्राफ 28 इसके बारे में बात करता है, रीड आउट कर लेना आपने। पैराग्राफ 31 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात करता है। पैराग्राफ 32 में मैनेजमेंट बायसेंस की बात करता है। इवन आल्दो हमने इसको मैनेजमेंट बायसेंस को जगह जगह पर डिस्कस कर लिया, लेकिन अगेन रीड आउट कर लीजिएगा जी। फिर आगे आपका डॉक्यूमेंटेशन है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन है, पैराग्राफ 37, 38। बाकी जो रिमेनिंग पैराग्राफ है इसको आपने रीड आउट जरूर करना है, और इसके एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ को भी आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। यहाँ पे आपकी ना एक ब्रॉडरनेस ऑफ द माइंड, मैं सिर्फ इसको एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का एरिया नहीं समझता, मैं इसको एक ऑडिट की बेस का एरिया समझता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, कई चीज़ें समझाएंगी, कहाँ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऐड होती हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, डाटा को किस तरह से रिट्रीव किया जाता है, डाटा पिछले साल कुछ और यूज़ कर रहे थे, इस साल कुछ और यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर क्या करेंगे। जस्ट टू गेट अंडरस्टैंडिंग आप स्टैंडर्ड को कम से कम 2 से 3 दफ़ा लाजमी रीड करें, बेशक डिटेल में रीड करें। ये वो स्टैंडर्ड है जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको पूरे पेपर में ना जहां भी यूज करना पड़े आप इसको यूज कर सकते हैं, ये इतना अच्छा स्टैंडर्ड है। ये लिंक होता है आपका 700 के साथ जाके, ये लिंक होता है 450 के साथ जाके, ये लिंक होता है 315, 330, 240, हर स्टैंडर्ड के साथ जाके आपको 3 ये लिंक होगा। रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर आपके 90% एस्टिमेट के होंगे, और आप एक दफा इसको रीड आउट करें, जेनेरिक प्रोसीजर खुद बना लेंगे आप जरा ओपन करें विंटर 20 का क्वेश्चन नंबर 4 और जरा उसको रीड आउट करें और प्रोसीजर डिजाइन करें और फिर उसको सोल्यूशन के साथ जाके मैच करें। लिखें जी प्रोसीजर, उसके टाइम है ना अभी हमारे पास, क्या टाइम हुआ है? कोई बात नहीं, लिखें, इसके प्रोसीजर डिजाइन करें। बेटा प्रोसीजर जबलू खाता नहीं होना चाहिए, जबलू खाता समझते हैं ना, हमें अपनी मर्जी जो मर्जी प्रोसीजर बना दिया। प्रोसीजर बड़ा टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, कोरिलेटेड विद इफ्रिक 1 RIS 36 और विद रेलिवेंट अजम्पशन के साथ आपने बात करनी है। मैं मतलब आप लिखना, बेशक आप एक काम करें अभी वैसे आपको कहता हूं कि आपने एक जस्ट रीडिंग करें, जरा इसका सोल्यूशन निकालें, उसकी रीडिंग करें जरा, क्योंकि लिखने का इतना टाइम नहीं है। होम असाइनमेंट के तौर पर करा लूंगा, सिर्फ एक दफ़ा एक क्वेश्चन की ना रीड आउट करें। आपने याद नहीं करने प्रोसीजर, जस्ट आपने रीड आउट करने हैं, फिर घर बैठ के आपने स्टैंडर्ड में से इसके प्रोसीजर लिख के लाने हैं। होम असाइनमेंट अभी मैं आपको देने लगा हूँ एक, अब तो पहले मैं पुरानी होम असाइनमेंट चेक करूँगा, जो पिछली क्लास में मैंने 2 सवाल किए थे, वो भी जितना हो सके मैं क्लास के दौरान चेक करूँगा, बाकी बाद में चेक करूँगा। दूसरी होम असाइनमेंट उन बच्चों के लिए भी जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू सुन रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि आपने इस स्टैंडर्ड को 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें से जर्नल प्रोसीजर डिज़ाइन करने हैं जो आप हर सवाल के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप जनरल प्रोसीजर बना लेंगे कि जनरल प्रोसीजर क्या है, 20-25 प्रोसीजर आप बना लेंगे और उसको पैराग्राफ के साथ लिंक करेंगे। फिर आपने जब अपने रिस्क असेसमेंट के सवाल करने हैं, अब उसमें आपने प्रोसीजर भी अपने लिखना शुरू कर देना। देखें आप 500 हो गया, हमारा 540 हो गया, 501 के लेक्चर
1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे 501, जिसमें इन्वेंट्री काउंट किए हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग किए हैं और लिटिगेशन क्लेम किए हैं, वो अपलोड हो जाएंगे। तो आपके जो एविडेंस वाला एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके ग्रुप में अपलोड किए हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी ये दफ़ा अपडेट कर लेंगे। अब आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे भी जंप करना है। मैं फिर ये कहूँगा कि प्रोसीजर जो भी लिखें उस रिस्क को मिटिगेट करने वाला प्रोसीजर हो। जनरल प्रोसीजर आपने नहीं लिखना। जब आप जनरल प्रोसीजर लिखते हैं वो आपको नंबर नहीं देता। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर जो प्रोसीजर लग सकता है, अगर आपने वो लिखा है तो फिर आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस लग जाएगा। तो एक तो आप क्वेश्चन की रीडिंग करें और थोड़ा सा बताएं कि जो बातें हमने डिस्कस की हैं वो आपके साथ कोरिलेट हो रही हैं नहीं हो रही विंटर 2020 की। फिर आपने विंटर 20 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाना है अगली क्लास के अंदर, और जनरल प्रोसीजर आपने डॉक्यूमेंट करके लाने हैं अपने एक पेज के ऊपर कि आप जनरल प्रोसीजर क्या समझते हैं जो हर सिचुएशन के अंदर, हर सवाल के अंदर लग सकते हैं। टेक योर टाइम, रीडिंग करें स्टैंडर्ड की और प्रोसीजर, पहले प्रोसीजर रिवाइज करें फिर रीडिंग करें। एक दफ़ा इसके सोल्यूशन देख लें जी। सोल्यूशन है आपके पास, ग्रुप में भेज दो। जी ज़रा इसकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन अपलोड हो गया है इसके अंदर, तो इसको ज़रा रीड आउट करें। आज इसके जो सॉल्यूशन है, ये हाइब्रिड वाले बच्चों के लिए मैंने उसका जो सॉल्यूशन है और जो उसके क्वेश्चन है मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिए हैं ताकि आप उसको देख सकें। क्वेश्चन नंबर 4 विंटर 2020। जी जी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट लॉस के अंदर कोई मिसलेनियस चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस हैं और वो मटेरियल भी नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग के दौरान उनमें वेरिएशन। सैम्पलिंग कब करते हैं? जब पीएम से ऊपर अमाउंट, अदरवाइज मिनिमम सैंपल साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 ट्रांजेक्शन का, 10 ट्रांजेक्शन का। इग्नोर नहीं कर सकते ना किसी चीज़। यार मिनिमम सैंपल साइज रिकमेंडेड होता है, इग्नोर भी कर सकते हैं, वेरिएंस एनालिसिस कर लें सिर्फ पास। मतलब अगर वो होता है अनकरेक्टेड समरी ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स, एग्रीगेट अनकरेक्टेड, तो अनकरेक्टेड तो नहीं है ना वो तो आपने प्रोसीजर उस पर नहीं लगाए, आपने कहा कि सैम्पलिंग में कवर ही नहीं होना चाहिए था इसको। अगर वो आइडेंटिफाई मैं करता हूँ कि हाँ इसमें मसला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का पेरोल चेक करता हूँ तो वहाँ पे मुझे नजर आता है कि जो ओवर टाइम की कैलकुलेशन है उसके ऊपर कंट्रोल मैनुअल है और वो तो उसे क्या स्टेटमेंट है? कंट्रोल से डेविएशन तो निकलती है, स्टेटमेंट तो नहीं निकलती। वो तो उससे मटेरियलिटी से चलेगा ना मिस्टेक। स्टेटमेंट देखें, कंट्रोल अगर नहीं है तो स्टेटमेंट तो फिर अगली बात है ना। कंट्रोल अगर नहीं है तो आप कंट्रोल पे रिलाई नहीं कर सकते वहाँ पे, और जब कंट्रोल पे रिलाई नहीं कर सकते तो आपको ये नहीं पता कि स्टेटमेंट किस हद तक है, तो फिर आपको मैनुअल कैलकुलेशंस पे जाना पड़ेगा और फिर जाके टेस्ट करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव की एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। वो आपके प्रोच को डिटरमिन कर रहे होते हैं, वो मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते, मिसस्टेटमेंट को रोक रहे होते हैं होने से। ठीक है, प्रिवेंटिव, करेक्टिव और डायरेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, ये चीज़ अगर मतलब मैंने आइडेंटिफाई करता हूँ कि हाँ ओवर टाइम जो कैलकुलेशन ये बना रहे हैं ना ये ठीक नहीं बना रहे हैं, इसमें घंटे का आप समझते हैं कि अगर आप उसकी कैलकुलेशन करके चेक करते हैं, रिकैलकुलेट करके चेक करते हैं, डिफरेंस आता है तो दैट विल बी काउंटेड फॉर। अगर मटेरियल हुआ तो अगेन फिर दैट विल नॉट बी मटेरियल बिकॉज द पॉपुलेशन इज नॉट मटेरियल। पॉपुलेशन मटेरियल नहीं है जिसके ऊपर टेस्ट लगाया है।
उसके अंदर फिर एक पॉइंट निकलेगा, फिर आपके अगेन बात समझ आएगी कि भाई AMPT से कितना ऊपर है, ऑडिट में स्टेटमेंट पोस्टिंग थ्रेशोल्ड जो आपको ट्रांसलेशन लेवल ऑफ मटेरियलिटी वो शायद वही ना क्रॉस कर रहा हो। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी तो फिर वहीं पे है ना, फिर आप ट्रांसलेशन लेवल की मटेरियलिटी देखें, परफॉर्मेंस लेवल की मटेरियलिटी देखें। जब आपने प्रोसीजर लगाने थे तो पहले आपने परफॉर्मेंस लेवल ऑफ मटेरियलिटी पे आए, फिर जब आपने इंडिविजुअल प्रोसीजर लगाने थे फिर आप ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर आए। तो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया था जो पहली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से नीचे अमाउंट थी, तो वो तो आपने सिलेक्शन ही गलत की। और अगर आप फिर टेस्ट, अगर चलें एग्जांपल ही आपने सिलेक्शन कर ही लिया उसकी और आपने टेस्ट लगा ही लिया है, तो जो स्टेटमेंट है इट कैन नेवर बी एक्सीडिंग द पॉपुलेशन अमाउंट। तो जब वो पॉपुलेशन अमाउंट एक्सीड ही नहीं करेगी स्टेटमेंट, तो वो ऑलरेडी मटेरियल होगी, दैट कुड बी इग्नोर्ड। बट गिवन सर्कमस्टांसेस आपको उसके लिए जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी अपनी। वो क्लियरली ट्रिवल पे आ जाएगा ना। अब एक चीज है जो आप क्रिएट तो अकोमोडेट नहीं होगी, तो ट्रिवल कहने का मकसद ये है कि इसको अकाउंट फॉर करवाएंगे नहीं करवाएंगे, डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस आता है उस कंट्रोल की वजह से, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है किसी और एरिया में जो नहीं आइडेंटिफाई हो पाती, फिर आप उसको, हाँ बिल्कुल। ये 240 भी इसको स्टडी करना, 240 लेक्चर है, दे दूंगा। प्रोसीजर से सारे मिलते जुलते हैं, जो हमें बातें की हैं तो वही बातें लिखी हैं। जब भी सर हमें एस्टिमेट्स के प्रोसीजर्स लिखने हैं तो स्टैंडर्ड से ही आपने स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जी आर्टिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से लिखने के अलावा कहीं से नहीं लिखने। वही है ना, देखें यहाँ पे लिंक किया होगा कि वो स्टैंडर्ड में ये रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक हमने ये एप्लीकेशन की है। कुछ जनरल होंगे जहाँ से कर देंगे आप, रिस्क हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिल्कुल, कि उसके एप्लीकेशन में जो इशू है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा होगा। यहाँ पे कहता है कि आपने उसकी एप्लीकेशन चेक करनी है, लेकिन एप्लीकेशन में चेक क्या करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा आपको। वो कहता है अजम्पशन आपने टेस्ट करनी है, अजम्पशन कौन सी टेस्ट करनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताएगा। वो कहता है डाटा आपने टेस्ट करना है, डाटा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा कि डाटा किस चीज को टेस्ट करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद कोरिलेटेड आर्टिंग स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन का आंसर है। आप जरा अगर आपने जो पढ़ा है, जो मैंने आपको रीडिंग कराई है और आप ये पढ़ेंगे तो उसमें मेरा नहीं ख्याल आपको क्वेश्चन नजर आएगा आपको। क्लियर है जी? डायरेक्शन सेट करनी है बेटा, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन को हमने सेट करना है। जी जनाब, कुछ चीज़ जो आपको लगती हो कि समझ आई है? बेटा देखें, वो जब ISO 550 पढ़ाऊंगा फिर बता भी दूंगा, दोबारा अभी बताता हूँ। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, देखें रिप्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सपोर्ट सर्टेन ऑडिट एविडेंसेस। अब अजम्पशन जो उसके लिए यूज हो रही है, जो मेथड यूज हो रहा है, जो मॉडल यूज हो रहा है, दैट इज रिलेटिंग टू द एस्टिमेट दैट विल हैपन इन फ्यूचर एंड हुज रिस्पांसिबिलिटी इज दिस टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने क्या किया है, मैनेजमेंट ही जाने। बीइंग ऑडिटर वी कैन टेस्ट मैनेजमेंट अजम्पशन, बट उसकी नीयत को नहीं टेस्ट कर सकते। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखें। इवेंट हुआ है, अब बहुत मैनेजमेंट ने 22 नस रखी हो एस्टिमेट बनाने के लिए, अब आपको किसने से पता नहीं कर सकते। इनहेरेंट लिमिटेशन है, इस वजह से हमने क्या लिया, उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ले ली। दोनों की बात ISO 580 जब पढ़ाऊंगा उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी इसके ऊपर।
ले जी, मेरा ख्याल है समझ तो आगे होगा आपको। कोई चीज़ ऐसी जो डिफरेंट लगी हो आपको उससे, मतलब यानी कि डिफरेंट से मुराद है कि जो सोल्यूशन है और जो स्टैंडर्ड्स हैं कोई डिफरेंट तो नहीं है। रेलिवेंट आइज है, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और उसका आंसर समझ आ गई है। अब देखें, अब इसकी एप्लीकेशन बेटा आप लोगों ने खुद करनी है। मैंने आपको देखें एक प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन भी करा दिया है, स्टैंडर्ड भी बता दी है, पॉसिबल जो एरियाज आ सकते हैं उसके बारे में बेसिक डिस्कशन कर ली है। बाकी अब आप अकाउंटिंग नॉलेज खुद डेवलप करें और उसको अप्लाई खुद करें। मैक्सिमम जो हो सकती है, मैंने कहा एक क्लास 2 घंटे लगा के अकाउंटिंग एस्टिमेट कवर किए हैं, ठीक है, वरना 10 मिनट से 15 मिनट से कोई बंदा ऊपर नहीं लगाता, खाली रीडिंग करा के ख़त्म। तो देखें सिचुएशन स्टार्ट कहाँ से की, लिंक किस तरह किया, कंक्लूड किस तरह से किया, ये सारी चीज़ें उसके साथ लिंक हुई हैं। लेकिन अगेन फिर भी आपके कुछ सवालात हो सकते हैं, अगेन फिर भी कोई आपके इशूज़ हो सकते हैं जो अभी भी अकाउंटेड फॉर ना हो। तो आज की क्लास में करता हूँ यहाँ पे कंक्लूड। अगली क्लास में आप लोगों ने अपनी होम असाइनमेंट के साथ आना है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे तो कोई अपनी असाइनमेंट जमा ही नहीं करवा रहे, तो मुझे तो नहीं पता कि घर बैठ के आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़े। और फिर भी अगर कोई अकाउंटिंग इशूज़ हों, कोई ऑडिटिंग इशूज़ हों रिलेटिंग टू एस्टिमेट्स या जो हमने पढ़ा अभी तक, तो आप बेशक ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं या अभी क्लास में आकर डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मिलते हैं जी फिर इस तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लॉस गिवन डिफॉल्ट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होता है और एक्सपोजर डिफॉल्ट होता है।